जो हम लाल किताब की बात करते हैं ना, वह तो सब लाल किताब का सबको मालूम है कि भाई लाल किताब के अंदर जो है सबसे पहली बात तो ये है कि मेष लगन से चालू होती है। हाँ, या आपको ही मालूम है कि भाई कुंडली के अंदर कोई भी लगन है आपका, आपके जो है लाल किताब जब बात करेंगे, लाल किताब की बात होगी तो वो मेष लगन बन जाएगा। जी सर। और जब मेष लगन अगर वो बन जाता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें कालपुरुष कुंडली की नॉलेज होनी चाहिए। भाई अब आपका भी मेष लगन है, मेरा भी मेष लगन है, वो बदलने वाला तो है नहीं। हाँ। तो लगन का ही सेम हो गया तो हम कालपुरुष कुंडली से भी ले सकते हैं उसको। हाँ। अब बात ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए किसी का जो है कि तुला लगन है और उसके अंदर शनि लगन के अंदर बैठा हुआ है। शनि क्या मतलब, अगर वो कई प्लेनेट उनके उसके अंदर उच्च के नजर आ सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मरकरी उच्च का है, जुपिटर उच्च का है, सैटर्न उच्च का है और सन उच्च का है। ठीक है, मैंने चार प्लेनेट लिख रखे हैं। तुला मतलब तुला लगन की कुंडली बना रखी है। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सारे प्लेनेट उच्च के हैं। लेकिन साइड में मैंने एक और कुंडली बना रखी है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे, अगर हम मेष लगन की कुंडली में बदल देते हैं उसको, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो वो सारे प्लेनेट जो है नीच को जाते हैं। क्योंकि ये मेष लगन से बिल्कुल उल्टा लगन है, तुला लगन, है ना। हाँ। तो उसके तो हमें उच्च का नजर आ रहा था अपने चार्ट के अंदर, अगर हम लाल किताब से बात करें तो वो नीच का हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें लाल किताब के हिसाब से भी ये जानना जरूरी है कि कौन सा यहाँ पर किस हिसाब से बैठा है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अब मान लो किसी का कि धनु लगन है। ठीक है, धनु लगन के अंदर अगर आप वीनस को तो फोर्थ हाउस में बिठा दो, अगर वीनस फोर्थ हाउस के अंदर बैठेगा तो आपको लगेगा कि भाई ये तो उच्च का हाँ। है। अब उच्च का हो गया वो। लेकिन अगर वही हम जो है कि अगर कालपुरुष कुंडली की अगर हम बात करें, मेष लगन की, अगर हम मेष लगन की बात करते हैं तो वो जो है कि जो उच्च का नजर आ रहा था हमें शुक्र, वो अब जो है कि कर्क राशि का हो गया, है ना। क्योंकि मेष लगन के अंदर चौथे भाव के अंदर आपकी कर्क राशि आती है। अब हम क्या हम्म। बोलेंगे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से? अब हम बोलेंगे कि शुक्र पीड़ित हो गया। क्यों पीड़ित हो गया? क्योंकि शुक्र को जो पीड़ित करने का काम करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सूर्य और चंद्रमा करते हैं। हाँ। ठीक है? अब चंद्रमा की राशि में आ गया, तो कर्क राशि चंद्रमा की है। तो अब या तो उनकी जो पत्नी है, जिनका भी चार्ट है, या तो वो बीमार रहेंगी क्योंकि शुक्र जो है कि शत्रु राशि के अंदर आया हुआ है, और या हम्म। फिर अगर बीमार नहीं है तो शादी के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। और ये 100% है कि मतलब इसके पीछे का लॉजिक है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो काम कर रहा है लॉजिक। यहाँ पर आपका लगन कुछ और बोल रहा है कि धनु लगन है, लग्नेश उच्च का है। तो वो जो लग्नेश की चीजें हैं वो जो है कि आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है क्योंकि लग्नेश आपका है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि धनु लगन की कुंडली काम नहीं करेगी, वो भी काम करेगी, लेकिन बैक साइड में कालपुरुष कुंडली भी काम कर रही होती है। जो मैं हम्म। हमेशा आपको जो वैदिक की पढ़ा रहा था, तो मैं अब हमेशा बताता हूँ कि कालपुरुष कुंडली को हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखो। तो जी उसी सर। हिसाब से लाल काम करती है। लाल किताब के अंदर वो जो है कि चौथे घर का शुक्र जो है कि खराब बोला गया है। तो उनका हम्म। जो है कि पीड़ित माना जाएगा, पीड़ित माना जाएगा तो पत्नी बीमार रहेगी या फिर शादी के अंदर दिक्कत आने वाली है। 100% रिजल्ट आने वाला है ये। ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा मतलब कि प्लेनेट कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कहाँ जा रहा है, तो वो लाल किताब के उसी हिसाब से चलती है। अब जैसे मैंने सर पहले बोला, मेष लगन की कुंडली, सॉरी तुला लगन की कुंडली है। ठीक है जी। और उसके हम्म। अंदर जो है कि सप्तम भाव के अंदर आपका जो है कि, ओ सॉरी, लगन के अंदर आपका जो है कि शनि बैठा हुआ है, सैटर्न हम्म। बैठा हुआ है तुला लगन के अंदर। ठीक है जी। अब तुला लगन के अंदर अगर शनि बैठा हुआ है उसके अंदर, तो उसके अंदर आप क्या बोलोगे अब? भाई उच्च का है। हो चुका ठीक है। है ना। लेकिन वो जो है कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम इसको एक नंबर कर दें, यहाँ पर कालपुरुष कुंडली का एक नंबर हो गया। और कहाँ का स्वामी हो गया? कर्म भाव का। इसीलिए उसको कर्म कारक बोला गया है ना, कि वो कालपुरुष कुंडली का 10वें भाव का स्वामी है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो है कि शनि को हम नीच का बोलेंगे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो इस हिसाब से वो जो व्यक्ति है जिसका चार्ट है, उसको जो है कि कैरियर के अंदर अनस्टेबिलिटी देगा ये। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो सर कैरियर जो है कि, मेरे पास में एक चार्ट है। हम्म, धनु लगन का ही है सर, मतलब 9 नंबर हाँ हाँ लगन में लिखा हुआ है, तो उसके जो 8 नंबर में चार, आठ 8th हाउस में 4 नंबर राशि आ रही है।
और उसमें लिखा हुआ हम्म। सूर्य वीनस। सर शादी को अभी 4 महीने हुए हैं। और हम्म। वो जो लड़की है, ये लड़के की कुंडली बता रही हूँ, और वो लड़की जो है, मतलब वो बीमार, बिना किसी कारण से वो बीमार पड़ रही है। तो मैंने इनको ये वीनस तो में बता कौन दिया था कि तुम लोग दिन दिन में तुम लोग पास मत आना, क्योंकि लाल किताब से मैंने ये जो चीज सीखी थी कि इन ऐसे ऐसे मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर दिन में संबंध नहीं बनाना चाहिए। नहीं, तो वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? तो सूर्य, सूर्य है। अच्छा अच्छा, सूर्य है, ठीक है। हाँ। नहीं तो सूर्य तो जो फिर वो सूर्य खराब हो जाता है ना। हाँ तो ये 8th हाउस में 4 नंबर राशि लिखी हुई है, और नहीं तो सूर्य वैसे भी वीनस। अगर आप नहीं नहीं, इसको आप काल पुरुष कुंडली देखो, लाल किताब से बात करो तो काल पुरुष कुंडली देखो, काल पुरुष कुंडली के अंदर वहां स्कॉर्पियो साइन आएगा। स्कॉर्पियो साइन के अंदर अगर वीनस जाएगा तो बीमारी तो आनी आनी है, क्योंकि वीनस खराब हो गया। अष्टम भाव का वीनस भी तो खराब बताया गया है, समझ हाँ। रहे हो? तो इस वजह से वो आ रही है। वो सूर्य बैठा है नहीं बैठा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका वीनस अष्टम भाव में चला गया कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। अगर हम्म। हम लाल किताब के हिसाब से बात करें, खाना नंबर 8 है ना। खाना नंबर 8। और जिसको क्या बोला गया, जली हुई औरत। जली हुई औरत। हाँ, ये शुक्र के लिए, या विधवा औरत। लाल किताब के अंदर तो ये चीजें बताई गई हैं। तो ओके। वहां पर भी वो खराब है शुक्र। तो इसलिए उसको बीमारी तो आनी आनी है, वैसे भी बीमारियों का घर है 8वां तो। हाँ समझ आ तो गया? सर शादी को 4 महीने हुए हैं, लेकिन वो लड़की को मतलब बीमार पड़ी है अभी एकदम से। नहीं को समझ में आ गया मेरे को। तो आया हम शनि है। के ऊपर बात कर रहे थे, तो पहले घर के अंदर शनि नीच का हो गया। अब नीच का हाँ। होगा तो क्या होगा, नीच का होगा तो वहां पर जो है कि कैरियर के अंदर अनस्टेबिलिटी देगा। ठीक है। अब इसी शनि को अगर हम 5 नंबर मतलब साइन के अंदर डाल दें, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, सैटर्न को हम 5 नंबर में बिठा दें, तो अब यहाँ पर भी तो खराबी रही, जो यहाँ पर वो शत्रु राशि का हो गया अगर देखा जाए तो। तो हाँ, तो सूर्य के घर में बैठा है। सूर्य के घर में सूर्य बैठ के गया, घर। और सूर्य उसका कट्टर दुश्मन है। हाँ। ठीक है ना। तो आप सूर्य के हाँ। अंदर बैठ गया, तो यहाँ पर भी आप ये बोल सकते हो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कि दशमेश जो है कि अष्टम भाव में आ गया। एक तो ये भी बात हो गई। तो यहाँ पर जो है कि शनि जो है आपका, वो पंचम भाव में आ गया, और पंचम भाव में जो है कि वो सूर्य का शत्रु है। अब सूर्य का शत्रु होगा तो वो क्या होगा, अब फिर शनि पीड़ित हो गया है यहाँ पर कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से। तो किसी के भी चार्ट में अगर 5th हाउस के अंदर अगर आपका शनि बैठा हुआ है, तो वो आपके कैरियर के अंदर दिक्कत देने वाला है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि शनि जो है कि अगर 1st हाउस में किसी का बैठा हुआ है, तो किसी भी राशि के अंदर बैठा हुआ हो सकता है उच्च का बैठा हो, तो आप बोलोगे यार हम मेरा शनि तो उच्च का है। या अगर 5th हाउस के अंदर हो सकता है कि वो उच्च का बैठा हो शनि, आपके ये जो है कि जन्म पत्री के हिसाब से, जो हम वैदिक के हिसाब से पढ़ते हैं या राशि के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना। लेकिन जब वहां पर कालपुरुष कुंडली को आप लगा दोगे, क्योंकि लाल किताब कालपुरुष कुंडली के सिद्धांतों पे चलती है, तो अगर हम लाल किताब की बात कर रहे हैं, तो हम जब कालपुरुष कुंडली की अगर बात करेंगे, तो वहां शनि पहले घर के अंदर भी खराब है, शनि पंचम भाव के अंदर भी खराब है, क्योंकि पहले घर में वो नीच का हो जाता है, और पंचम भाव में वो जो है शत्रु राशि का हो जाता है। तो इसमें बड़ा सिंपल है। अगर आप सिर्फ कालपुरुष की कुंडली का लगाओगे, तो आपको तुरंत मालूम चल रहा है कि लाल किताब क्यों कहना चाहती है ये। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ कालपुरुष कुंडली का, जो कि आपको जब लाल किताब के अंदर आप देखोगे, तो लाल किताब के अंदर भी आप जो है इस चीज को आराम से लगा पाओगे। आपको समझ आएगा कि लॉजिक की, हाँ भाई ये क्यों इस तरीके से बोला जा रहा है लाल किताब के अंदर। और मैं आज आगे अभी बताता जाऊंगा आपको, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, मैं काफी भावों को कवर करने वाला हूँ। अब इसी चार्ट के अंदर मान लीजिए कि आपका जो है कि बृहस्पति की बात कर रहे हैं हम। अब किसी का जो है कि बृहस्पति 6ठे भाव के अंदर आ जाए, तो अब 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव जो है कि हमारे डेली रूटीन वर्क्स का है, और एक बिजनेसमैन के लिए 6ठा भाव जो है वो जो है पेमेंट का है। वो जो भी सर्विस दी है उसने, या जो भी कार्य किया है उसके एवज में, या जो भी सामान दिया उसके एवज में उसको पैसा चाहिए। और वो बुध वहां का जो है स्वामी बना हुआ है, और बुध वहां उच्च का होता है, तो बुध वहां का जो है कि मेन प्लेनेट है। और बुध वहां पर क्यों दिया गया? बुध इसलिए दिया गया ना कि भगवान भी चाहते हैं कि आप जो है कि पैसा कमाने के लिए अपनी बुद्धि, अपने चातुर चतुरता का जो है कि वहां पर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी व्यापारी है वो अपनी बुद्धि और अपने चतुरता की वजह से ही कमाता है। और अब अगर वहां पर आपने जो है कि 6ठे भाव के अंदर बैठा दिया बृहस्पति, 6th हाउस के अंदर आपका आ गया जुपिटर। ठीक है जी।
अब जब जुपिटर आ जाएगा उस भाव के अंदर, तो आप सोचो कि एक साधु या कहें एक फकीर को या एक बहुत ही सज्जन पुरुष या बहुत ही भोले से बंदे को आपने जो है कि छठे भाव के अंदर बिठा दिया। तो अब छठे भाव के अंदर अगर एक साधु जैसा प्लेनेट आगे बैठ जाएगा। अब जो है कि बृहस्पति जो है एक साधु है, एक सन्यासी है। अब आपने अगर ऐसी जगह पे जहां पर उसको डेली रूटीन्स के अंदर अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपने जो है कि फायदे का सोचना है, क्योंकि जुपिटर अपने फायदे का नहीं सोच पाता और जो बुध है वो अपने फायदे का सोचता है। ये बुध की राशि है। अब यहाँ पर आ गया बृहस्पति। तो अब अगर उस व्यक्ति का व्यवहार या चाल चलन जो है कि अगर बृहस्पति वाला हुआ, तो प्रेडिक्शन क्या निकल कर आएगी, कोई भी हो किसी का भी चेक कर लेना आप। तो ऐसा बंदा जो काम करेगा, वो उसको इसलिए बोला गया कि ऐसा बंदा जो काम करेगा तो वो पैसे भी नहीं मांग पाएगा अपने। मान लो कहीं पर कोई काम किया या मेहनताना भी अपना मानते हुए जो है कि उसको शर्म आएगी, वो मांग ही नहीं पाएगा। और जहां पर कोई दुकानदार अगर ये सोचने लग जाए वो पैसा मांग ना पाए, तो वो दुकानदारी कैसे चलाएगा। तो इसलिए बृहस्पति को बोला गया है कि भाई छठे भाव के अंदर जो है कि बृहस्पति खराब होता है, बृहस्पति छठे भाव में नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए बोला गया है। नहीं बाकी कोई छठा भाव में और इसके अंदर जब आते हैं, तो मतलब कि जब दुकानदारी होती है या बिजनेस होता है, वहां पर ट्रेड किसके होने चाहिए। अगर आप भक्ति भाव के अंदर लगे हुए हैं, तो आप जो है कि जुपिटर को बढ़ाते जा रहे हैं अपने अंदर। तो जितना आप भक्ति भाव के अंदर जाएंगे, अध्यात्मक के अंदर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना जो है कि आपके अंदर बृहस्पति बढ़ता जाएगा। और जब बृहस्पति बढ़ता जाएगा, तो किसको नुकसान पहुंचाएगा, बुध को। बुरा किसको लगेगा, बुध को लगेगा। बुध खराब हो रहा है, और जब बुध खराब होगा तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो है कि आपको जो ट्रेड चाहिए या आपको जो व्यवहार चाहिए, वो आपको बुध वाला चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो यही चीज जो है कि लाल किताब समझाना चाहती है। इसीलिए लाल किताब बोलते कि भी ऐसे बंदे को मंदिर घर में नहीं रखना चाहिए, या बोलते कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो बोलते पूजा पाठ मत करो। कई लोग तो यही बोल देते हैं कि आप मंदिर ही मत जाओ या मंदिर घर में रखो ही मत। वो इसलिए बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति को अगर मंदिर में जाएगा, पूजा पाठ करेगा, तो वो उसके अंदर रम जाएगा, तो उसके अंदर साधु जो विचार है वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो वो लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा। तो ऐसा व्यक्ति कोई भी धंधा करेगा या कोई भी काम करेगा, तो वहां पर सफल होना उसका बहुत मुश्किल रहता है, वो नुकसान उठा लेता है। सिर्फ इसलिए बोला गया, तो उसको बोला गया है कि आप जो है कि अगर भक्ति ज्यादा करोगे, तो वहां पर जो है कि आपका जुपिटर बढ़ता जाएगा, और जो है कि बुध कमजोर होता जाएगा। तो वहां पर आपको जो है कि पूजा पाठ नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकल होना है। सिर्फ वो ये बताना चाहता है चाहती है लाल किताब। तो वो आपके व्यवहार के अंदर बदलाव चाहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका जुपिटर जो है कि 9th हाउस के अंदर होगा, वो सॉरी 6th हाउस के अंदर होगा, वो जो है कि बहुत ही साधु विचारों का होने के कारण वो धंधा सही से नहीं चला पाएगा। तो ये उसका कहने का मतलब है। अब अगर आपका 7वें भाव के अंदर जुपिटर आ जाता है, वो 7वें भाव के अंदर जुपिटर आ गया। अब 7वां भाव किस चीज का है, 7वां भाव है शादी का। अब जब 7वें भाव के अंदर आपका जुपिटर आएगा, तो वो वहां पर आकर वो किसको नुकसान पहुंचाएगा। जुपिटर 7वें भाव के अंदर आ गया। अब यहां पर जो है कि वो वहां पर राशि आती है, वहां पर जो है कि शुक्र की। अब शुक्र जो है कि बहुत ही रोमांटिक या लग्जरी पसंद, रोमांस पसंद है उसको। और आपकी शादी हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति से जिसके जो है कि बहुत ही साधु, क्योंकि आपके तो चार्ट के अंदर वहां पर जुपिटर बैठा हुआ है, राशि कोई भी हो वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो तुला राशि आएगी। तो आपने वहां पर जो है कि अब जुपिटर वहां आ गया 7th हाउस के अंदर। अब जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आप देखते हैं, तो 7th हाउस के अंदर तुला राशि आ गया। अब जो है कि वो जो है कि बुध को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति की जब शादी हुई, तो शादी के बाद में जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो जो है कि ज्यादा रोमांस की तरफ ना जाकर, अब मान लीजिए कि शादी और कोई जो है कि हनीमून पे गया या बाहर घूमने गया कहीं पर भी। अब पत्नी तो यही सोचेगी ना, हम बाहर घूमने आए हैं तो कुछ क्वालिटी टाइम आपस में बिताएं, या प्यार मोहब्बत की बातें होंगी वो बात करेंगे। और जो है कि उनके पति बोलते हैं कि चलो, जो है कि वहां पर एक बाबा आए हुए हैं या एक गुरु जी आए हुए हैं, वो सत्संग कर रहे हैं, उनका उपदेश सुनकर आते हैं। अब ऐसे जिनके विचार होंगे, तो वो क्या करेगा। शादी के अंदर क्या दिक्कतें कहाँ आएंगी। अगर आपकी शादी के अंदर दिक्कत आ रही है और जुपिटर वहां पर है, तो 100% बात है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है कि अध्यात्म की तरफ
अगर सर हो चुकी है, 24 घंटे उसके मन में जो है कि सिर्फ पूजा पाठ चलती है, कीर्तन चलता है। और इस वजह से जो है कि वो अपने प्यार को या अपने इमोशंस को जो है कि, या कहें कि उसको इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, हम ये भी बोल सकते हैं। उसका ध्यान कहाँ जाएगा? योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, भजन गा लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं। ठीक है। इसीलिए जो है कि सातवें भाव के जो बृहस्पति को भी यही बोला गया है, घर में मंदिर मत रखो। अब उसका भी रीजन यही है। लाल किताब सीधे सीधे मना इसलिए कर देती है कि वो समझाने के लिए थोड़ी आएंगे जिन्होंने लिखी है वो। जो पंडित जी ने लिखी है वो समझाने नहीं आएंगे, उन्होंने सीधा लिखा ही घर पे मंदिर मत रखो, लिखो रखो। इससे मतलब कि सामने वाला समझ जाएगा भी क्यों बोला जा रहा है, कि पूजा पाठ करेगा तो अध्यात्म की तरफ जाएगा, तो वो फिर शादी के अंदर दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ पर शुक्र अगर नाराज होगा तो शुक्र क्या बोलेगा, उसके रिजल्ट क्या होंगे? आप अगर मेडिटेशन योगा के अंदर जा घुसे हुए हो या भजन कीर्तन के अंदर घुसे हो, तो एक दिन जो है कि आप कोर्ट के अंदर खड़े होकर तलाक के पेपर जो है कि साइन कर रहे होगे। मतलब घर किसका है? घर है शुक्र का। तो आपको इज्जत किसकी करनी है? आपको भाई शुक्र की इज्जत करनी है, जिसका घर है। सीधी सी बात है। और आप जो है कि बृहस्पति को जो है कि जो बलवान करते जा रहे हो, तो भैया वहां पर शुक्र क्या बोलेगा? शुक्र बोलेगा भाई तेरे बस की बात नहीं है जो तू मेरे साथ रह पाए, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो इस वजह से शादी नहीं चलती। तो ये नहीं है कि वहां पर बृहस्पति आगे तो शादी चलने ही नहीं देगा, लेकिन दिक्कत ये है कि वो सामाजिक कार्यों में, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करने के चक्कर में, या मतलब भजन कीर्तन में, इन्हीं में रहेगा। वो जो है कि शादी की तरफ ज्यादा केयर नहीं करेगा, या केयरलेस हो जाएगा शादी को लेकर, ये आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपका 10th हाउस। अब मान लीजिए कि आपने 10वें भाव के अंदर जो है कि बृहस्पति को बिठा दिया। 10वें भाव के अंदर आप सभी को मालूम है कि बृहस्पति नीच का हो जाता है, नीच राशि का है। अब नीच का मतलब ये ही है कि वो वहां पर जो है कि वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, इस तरीके से बोला जाता है। लाल किताब बोलती है कि जहाँ जिसका भी बृहस्पति जो है कि 10वें भाव के अंदर है, वो खराब रिजल्ट देता है। वो जो है कि कार्य क्षेत्र के अंदर उसका जो है कि नुकसान होते हैं। काम धंधे के अंदर जो है कि ढंग से काम नहीं कर पाता ऐसे व्यक्ति। तो उसका भी रीजन यही है कि बृहस्पति को आपने 10वें भाव के अंदर बिठा दिया, एक साधु को वहां पर बिठा दिया, वहां पर शनि की राशि। शनि जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और वो बहुत ही कानून कायदे से चलने वाला प्लेनेट है शनि। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र होता है, वहां पर आपने कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ जो है कि कानून बना रखे होते हैं, या कोई कायदे बना रखे होते हैं। जैसे आप कहीं पर भी काम करने जाते हैं, टाइम से जाना है, इस टाइम लंच होगा, इस टाइम आपकी छुट्टी होगी, इस टाइम ये करना है। वो सारा शेड्यूल तय होता है आपके कार्य क्षेत्र पे। दुकानदार भी है तो दुकानदार सुबह इस टाइम दुकान खोलनी है, इस टाइम मैंने लंच करना है, इस टाइम मेरे को शाम को दुकान बढ़ानी है। टाइम फिक्स है सबके। तो शनि का काम है, शनि क्या है, वो स्ट्रिक्ट है, वो बिल्कुल कायदे कानून से चलने वाला बंदा। तो आप नियम से चलोगे तो आपका काम चलेगा। अब यहाँ पर आपने जो है कि ऐसे बंदे को बिठा दिया जो साधु स्वभाव का है। अब किसी ने उसको नौकर रख लिया दुकान पे, और उसको कहीं बाहर जाना पड़ गया। अब उसको तो नहीं मालूम ना कि इसका 10वें भाव के अंदर जो है कि बृहस्पति बैठा हुआ है। वो उसने बोला संभाल लोगे, उसने बोला हाँ जी संभाल लूंगा। अब वो दुकान में बैठा हुआ है, कोई बंदा आता है, उसको बोलता है कि जी मेरे ये सामान कितने का है? वो बोलता है ये इतने का है। बोलता है यार मेरे पास तो कोई बिल्कुल पैसे नहीं है, और मेरे को बहुत जरूरत है इसकी, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे को ये सामान दे दो। वो कहेगा चलो ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा। अब वो सामान लेके चला जाता है। कोई दूसरा बंदा आता है कि यार मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी छूट गई। तो वो उसको खाने की चीजें दे देगा कि ले जा भाई, कोई बात नहीं, तेरा बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, मैं तो फिर भी काम चला लूंगा। वो उसको फिर वो भी दे दिया। इस तरीके से वो सामान दिए जा रहा है। लोग बाग पैसे देने की बजाय उसको कहानियां सुना रही हैं। और उधार लेने के लिए तो कई लोग सच में मजबूर होते हैं, कई लोग कहानियां भी सुनाते हैं। अब ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाता है। शाम को जो है कि दुकान का मालिक आता है, दुकान का मालिक आके सोचता है, दुकान देखता है कि भाई दुकान में काफी सामान कम है, तो आज तो दुकानदारी बहुत बढ़िया हुई होगी। नेचुरल सी बात है, जिसकी दुकान है और वो जो है कि सुबह से शाम तक अगर चल रही है और सामान कम हुआ है, तो काम बढ़िया हुआ है। वो गल्ला खोलता है तो उसके अंदर पैसे बहुत कम होते हैं, तो वो बोलता है भाई ये क्या है? वो बोलता है अरे मालिक साहब, बहुत दिक्कत वाले लोग आ रहे थे आज, तो गरीब लोग थे, कोई भूखा मर रहा था, कोई तो मेरे से देखा नहीं गया, मैंने उनको दे दिया। सामान दे दिया, और पैसे उन्होंने मेरे को दिए नहीं, और मेरे से मांगे भी नहीं गए। तो मालिक क्या बोलेगा? कह रहा भाई इतना ही अगर तेरे को धर्मात्मा बनना है, दानी बनना है, तो ये तो यहाँ क्या कर रहा है? तू भी चला जाता उन्हीं के साथ, तो यहाँ क्या कर रहा था? तो उसको काम से निकाल देगा।
तो सीधी सी बात यह है कि दसम भाव के अंदर आप अगर दान दक्षिणा के तौर पर अपना सामान दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, या किसी की मदद कर रहे हो अपना काम छोड़ के, या अपना काम बिगाड़ के, तो आप कर क्या रहे हो? तो आप जो है कि वहां पर शनि को नाराज कर रहे हो। शनि क्या है? कर्म कारक है, आपका व्यापार है, आपका प्रोफेशन है। आप उसको नाराज करोगे तो क्या होगा? उसके अंदर जो है कि आपके काम धंधे के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और यही जो है कि वहां पर भी बोला जाता है, शनि जब वहां पर होता है कि वहां पर आप जो है कि प्रैक्टिकल हो जाइए। शनि को जो है कि सॉरी, अपना जुपिटर को 6 में, 7 में और 10 में बहुत खराब बोला गया है। इसीलिए मैंने इन 3 भावों को चुना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है, और यहाँ पर जुपिटर आके जो है कि खराब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि वो भी उसको निकाल देगा। वो बोलेगा भैया जब तूने कमा के ही नहीं देना मेरे को कुछ भी, तो भैया मैं तेरे को यहाँ पर रख के क्या करूंगा? और दसम भाव के जूते के, सॉरी, दसम भाव के जो बृहस्पति को बोला क्या, नेकी कर और जूते का। और ये हकीकत भी है, आप देखना जिसका दसम भाव के अंदर और दूसरों की मदद करेगा और जो अपना नुकसान उठाएगा, लोग उसको उल्टा सीधा भी बोलेंगे। तो ये जो है कि यहाँ पर दसम भाव के अंदर आपको इज्जत किसको देनी चाहिए थी? शनि को देनी चाहिए थी। शनि के हिसाब से चलना चाहिए था, आप दे रहे हैं बृहस्पति को। तो होगा क्या? सिंपल सी बात समझ में आई आपको? अब इसी तरीके से जो है ना कि मतलब कि जौन सा भाव के अंदर आप गए हैं, जिस जौन से भाव को आप देख रहे हैं, और वहां का जो ग्रह है, आपने उसके हिसाब से चलना है। जिस जो वहां कारक है या जिस जहाँ का मालिक है, उसके हिसाब से चलोगे, उस घर के हिसाब से चलोगे, तो वो जो है कि आराम से हो जाएगा। और अगर उसके हिसाब से नहीं मानोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कोई आपका दोस्त ही है, वो बहुत शराब पीने वाला है, और आप उसके घर चले जाते हैं, तो आपको भी उसके साथ कम से कम एक दो पैक टिकाने ही पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। नहीं तो वो बोलेगा भैया जब तेरे को ये चीजें, तेरे को पता है मैं हर शाम को ये लेता हूँ, अगर तेरे को ये करना ही नहीं था तो मेरे घर आया क्यों? अपने घर रहता। तो ये जो है ना, आगे बहुत समझ में आने वाला, जब ग्रह के कारतत्व जो अब आगे बताऊंगा मैं, तो उसके हिसाब से जो है कि आपको ये समझना पड़ेगा किस भाव के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन सा ग्रह अपने आप ही खराब खराब हो जाता है। क्योंकि जिस भाव के स्वामी है उसके आगे आपको झुकना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमने ना जो मतलब कि प्राथमिक ज्योति के अंदर भी में जो है कि हमने कारतत्व तो पढ़े होंगे। कोई ना कोई कारक होता है, कोई ना कोई सिग्निफिकेटर होता है प्रत्येक जो है कि घर के अंदर। तो लाल किताब ज्योतिष के अंदर भी ना, तो हर भाव का कोई ना कोई कारक है, जिसको भी लाल किताब के अंदर जो पक्का घर बोलते हैं, या जड़ बोल सकते हैं आप, कि उस ग्रह की जड़। ठीक है जी। प्राचीर के अंदर जो है कि हम, प्राचीर के अंदर भी हम जड़ और जो है कि पेड़ वगैरह बोलते हैं, जड़ और मकान बोलते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, यहाँ थोड़ा अलग है। ठीक है ना? और हम प्राचीर के अंदर भी देखते हैं ना, हमने जो प्राचीर पढ़ ही रहे हैं हम, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पहला हम किसी भाव को देखते हैं, पहले हम ग्रह को देखते हैं कि भाई वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या उस ग्रह उसका मालिक कौन है, वो कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है। फिर हम देखते हैं उसके मालिक को कौन देख रहा है, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है ना? ये 3 पॉइंट हमें देखने पड़ते हैं। तो लाल किताब के अंदर भी हमें जो है कि 3 महत्वपूर्ण चीजें हमें यहाँ पर भी देखनी होती हैं। यहाँ पर हमें देखनी होती है कि सबसे पहले जो है कि हमें जो चीज देखनी होती है वो देखनी होती है, जो भी ग्रह को आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी हाउस को आप स्टडी कर रहे हैं, वहां पर किस ग्रह की जड़ पड़ती है। तो सबसे पहले ये देखना कि उस प्लेनेट की जड़ का हाल क्या है। अब आपको सभी को मालूम है ना, कोई भी आप वृक्ष लगाते हैं तो आप सोचोगे कि कुछ समय बाद मुझे ये पेड़ से मीठे मीठे फल मिलेंगे। तो अगर उसको मीठे फल खाने हैं तो उसकी देखभाल भी करनी होती है ना। उसकी जड़ जो है कि ये मजबूत हुई तो बहुत बढ़िया फल देने वाला है। अगर जड़ खराब होगी तो पेड़ ही खराब हो जाएगा, तो फल कहाँ से लगेंगे? तो वही चीज यहाँ पर है कि किसी भी ग्रह को हम जो भी स्टडी करेंगे तो उसके जड़ के बारे में सबसे पहले देखेंगे। जड़ सबसे महत्वपूर्ण है, जड़ सही हुई तो प्लेनेट सही है, जड़ खराब है तो प्लेनेट खराब है। तो यहाँ पर भी हर घर का कोई ना कोई सिग्निफिकेटर है लाल किताब के अंदर। पहला घर, पक्का घर बोला गया सूर्य का। सूर्य का वो पक्का घर है। पहला घर आत्मा का कारक है, पहले भाव का कारक है वो। ये वैदिक के अंदर भी है, वहां पर भी है। तो अगर वहां पर कोई भी उसका शत्रु ग्रह बैठेगा उसकी जड़ के अंदर, ये नोट कर लो, सूर्य है पहले घर के अंदर का कारक है, और वहां पर भी कोई भी सूर्य का शत्रु बैठेगा
तो वो जो है कि सूर्य की जड़ को काटने का काम करेगा, सूर्य को खराब करने का काम करेगा, पहले भाव को खराब करने का काम करेगा। सीधा सा नियम है, बहुत सिंपल है। और उसके अगर मित्र बैठेंगे वहां पर तो वो सूर्य को मदद करेंगे, सूर्य को सहायता प्रदान करेंगे। मित्र कौन है? मंगल है, बृहस्पति है, और चंद्रमा है। ये तीन सूर्य के मित्र हैं। और शत्रु कौन है? शत्रु है आपका शनि, बुध और शुक्र। ये तीन जो है कि शनि को तो फिर शनि तो वहां नीच का हो जाता है, राहु, एक राहु भी है। राहु क्योंकि जो है कि सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु आंशिक ग्रहण लगाता है, लेकिन पूर्ण ग्रहण जो है राहु लगाता है। अगर राहु पहले भाव के अंदर आ जाता है तो सूर्य खराब है। पहले भाव के अंदर आपका बुध आ जाता है तो सूर्य खराब है। पहले भाव के अंदर आपका अगर शुक्र आ जाता है तो भी सूर्य खराब है। देखिए ये तीन मेन ग्रह हैं जो सूर्य को ज्यादा डैमेज करने का काम करते हैं, ज्यादा खराब करने का काम करते हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जड़ देखनी, तो पहला हमने बता ही दिया कि पहला भाव जो है कि वो आपके सूर्य वहां का कारक है। अब दूसरा भाव जो है कि हमारी वेल्थ का है, फाइनेंस का है, परिवार का है। अब वहां पर राशि तो टॉरस आती है, शुक्र की राशि आती है, लेकिन शुक्र मेनली वेल्थ का कारक नहीं है। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र विलासता का कारक है। शुक्र को जो है कि इंजॉयमेंट चाहिए, शुक्र को रस चाहिए, वो सब शुक्र है। मेनली जो वेल्थ का कारक है वो वहां पर बृहस्पति है। सिग्निफिकेटर जो है वो बृहस्पति है, वहां पर शुक्र नहीं है। तो अगर सेकंड हाउस के अंदर शुक्र बृहस्पति के शत्रु बैठे हों तो वहां पर जो है कि बृहस्पति खराब होने वाला है, आप पैसा नहीं जोड़ पाओगे। क्योंकि मेनली फाइनेंस आज के टाइम में तो दूसरे हाउस से सबसे पहले, जैसे ही दूसरे हाउस की बात होती है सब यही बोलते हैं कि मेरे को पैसा कितना आएगा, मैं पैसा कितना कमाऊंगा, या मैं कितना पैसा जोड़ पाऊंगा। दिमाग में पैसा 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 ही जोड़ता रहता है जब दूसरे भाव की बात आती है तो वो बृहस्पति बताएगा वो। अगर वहां पर जो है कि बृहस्पति की जड़ खराब हो रही है, जैसे राहु जैसा ग्रह बैठा हुआ है वहां पर, शुक्र जैसा ग्रह बैठा हुआ है, बुध जैसा ग्रह बैठा हुआ है ना? तो ये राहु बुध शुक्र ये जो है कि बृहस्पति के भी शत्रु हैं, ये भी उसको जो है कि खराब करने का काम काम करते हैं। अब यहाँ पर तीसरा, आप सोचोगे कि शुक्र तो वहीं का कारक है, वहीं का सॉरी मालिक है, लेकिन वो बृहस्पति को खराब करने का काम करता है। पैसा आप कमा सकते हो, खुशी नहीं मिलेगी, परिवार के अंदर खुशी नहीं रहेगी, आप वहां पर खुश नहीं रह पाओगे, परिवार के अंदर कोई परेशानियां आती रहेंगी। तो सिर्फ आप पैसा कमा रहे हो, खुशी नहीं कमा पा रहे हो। और बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको प्रोस्पेरिटी जिसको बोलते हैं, या खुशी जिसको बोलते हैं, या जिसको आनंद बोलते हैं, वो मिलेगा आपको। तो बृहस्पति यहाँ का कारक है दूसरे भाव का। जब भी आप बृहस्पति को देखोगे लाल किताब के अंदर तो आपको उसकी जड़ देखनी है। सेकेंड हाउस पैसे के लिए देखना है, ठीक है जी। उसके अलावा उसके और भी हैं आगे हाउस, मैं बताता चलूंगा। अब आ जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव किस चीज का? हमारे बाजुओं का है, हमारे बल का है, हमारी बाजुओं, हमारे बल का, हमारे पराक्रम का, हमारी संघर्ष क्षमता का। थर्ड हाउस, यहाँ पर राशि बुध की आती है, लेकिन यहाँ का कारक जो है मंगल है। अगर तीसरे भाव में मंगल के शत्रु बैठते हैं, इवन बुध अपने सब राशि का बैठा हुआ वो मतलब कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से या लाल किताब के हिसाब से, तब भी मंगल को खराब करेगा। तो मंगल तीसरे भाव का कारक है। और जो है कि आपके फोर्थ हाउस चंद्रमा की राशि है, यहाँ का कारक चंद्रमा ही है, क्योंकि माँ का घर है, चंद्रमा कारक है। अब आता है पंचम भाव। पंचम भाव जो है वो पंचम भाव आपका जो है कि बच्चों का है, संतान का है, बुद्धि का भी है, इंटेलिजेंस का है। तो इंटेलिजेंस तो सूर्य की वहां राशि पड़ते हैं, सूर्य भी इंटेलिजेंस को जो है कि रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मतलब कि आपका, अगर आप संतान की बात करें, संतान की खुशी की बात करें, तो वहां पर संतान का कारक कौन है? संतान का कारक है बृहस्पति। तो दूसरे घर का कारक भी बृहस्पति हो गया, पांचवें घर का कारक भी बृहस्पति हो गया। अब लाल किताब के अंदर जो छठे भाव का कारक है ना वो बुध, और जो है कि बुध के साथ में केतु को माना गया है।
आगे जब बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा केतु क्यों है। अब सप्तम भाव को ले तो सप्तम भाव के भी दो कारक हैं, एक शुक्र बोला गया है, एक बोला गया है बुध। शुक्र जो है कि जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो आप बात करेंगे शुक्र की। आपको शुक्र को देखना है कि शुक्र तो खराब नहीं है, शुक्र के शत्रु तो नहीं बैठे हुए हैं सप्तम भाव के अंदर। और जब बात आएगी बिजनेस की, तो आपको बुध को देखना है। यहाँ का एक कारक बुध भी है। अगर बुध के शत्रु बैठे होंगे तो वो बिजनेस के अंदर दिक्कत करेंगे। तो इस तरीके से जो है, ये जो है कि बिजनेस पार्टनरशिप और जो है कि आपके जो है विवाहिक जीवन का जो पार्टनरशिप है, उनके बीच में डिफरेंशिएट जो किया जाएगा वो बुध और शुक्र के हिसाब से किया जाएगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा है कि जो आपको अब कालपुरुष कुंडली जो बताती है, जो लाल किताब बताती है, बहुत सिंपल तरीके से बताती है। अब आते हैं बिजनेस का पार्टनरशिप। वैसे कारक कौन है बिजनेस के पार्टनरशिप के अगर ग्रह के अंदर देखें, तो बिजनेस का अगर जो आप बोलोगे कि कोई ग्रह जैसे जो मतलब कि साझेदारी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मंगल है। आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी। आगे जाके आपको ये भी समझ में आएगी पार्टनरशिप का कारक कौन है, बिजनेस की बात आती है तो कौन है, पार्टनरशिप में धोखा कब वो होता है, कौन सा कहर दिलाता है पार्टनरशिप के अंदर धोखा, वो भी समझ में आएगा। अब अगर अष्टम भाव की बात करें, तो अष्टम भाव का जो एक कारक जो है ना, वो तो है अपना, अष्टम भाव का कारक एक शनि है और एक मंगल है। शनि इसलिए कि वो जो है कि आयु कारक, और मंगल इसलिए है वहां पर कि वहां पर जो मार काट, मृत्यु, एक्सीडेंट, वो सब तो चीजें हैं, ऑपरेशन, वो सब मंगल के अधीन आते हैं। तो मंगल और शनि दो कारक हो गए आपके अष्टम भाव के। अब आते हैं नवम भाव। नवम भाव का जो नवम भाव किस चीज का है? नवम भाव हमारे डीएनए का है, हमारे पिता का है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे गुरुजनों का है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है लाल पिता किताब के हिसाब से, सबसे महत्वपूर्ण। तो एक तो भाग्य का भी है। तो यहां पर जो है कि हमारा धर्म भी है, किस्मत है। और फिर किस्मत तो किस्मत है, अगर जिसकी अच्छी होगी तो कहीं भी पहुंच सकता है। तो नवम भाव सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ का कारक भी जुपिटर है। तो जुपिटर के तीन घर तो आ गए। जुपिटर दूसरे भाव का कारक भी है, जुपिटर पांचवें भाव का कारक भी है, जुपिटर नवम भाव का कारक भी है। आप जो लाल किताब कहते हैं कि आप कितने भी बढ़िया प्लेनेट जो है कि अपने चार्ट के अंदर लेके बैठे हुए हैं, अगर आपका नवम भाव खराब, तो आपका उद्धार नहीं होने वाला। कितने भी बैठे हुए हैं आपके जो चार्ट के हिसाब से, उच्च के बैठे हैं या मित्र राशि के बैठे हैं, योग बना के बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपका नवम भाव खराब हो गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसीलिए जो है कि लाल किताब में बृहस्पति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अगर बृहस्पति खराब हो गया तो निचोड़ देगा आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको मालूम है कि नवम भाव के अंदर कौन सा ग्रह आ जाए तो वो भाग्य को बिल्कुल निचोड़ देता है? अंदाजा है आपको? सबसे ज्यादा कौन खराब करता है नवम भाव को? नवम भाव के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह है बुध। अब आप सोच रहे हो कि कैसे है, बुध तो बहुत ही शुभ प्लेनेट है, उसको तो शुभ बोला गया है, बुद्धि का कारक है, बहुत बढ़िया है, सबके दिमाग में ये आ रहा होगा। और अगर हम वैदिक करेंगे तो बुध शुभ ग्रह है। हम ये मना तो नहीं कर रहे कि नहीं है, लेकिन वो बृहस्पति का बहुत कट्टर दुश्मन है। वो बृहस्पति की जड़ काटने का काम करेगा। और दूसरा जो ग्रह है इसमें जो सबसे खतरनाक होता है जो है कि नवम भाव के अंदर, वो होता है शुक्र। क्योंकि शुक्र भी जो है कि खराब करता है नवम भाव को, यानी बृहस्पति को खराब करता है। और तीसरा ग्रह आ जाता है राहु। तो ये भी जो है, जब हम ग्रहों के बारे में आगे पढ़ेंगे कभी, तो वो तो उसमें मालूम चलेगा। लेकिन जो है मेनली आप ये समझिए कि अगर आपका जो है कि शुक्र बुध राहु, ये अगर आपका नवम भाव के अंदर है, तो आपका जो समझ लीजिए कि वो बृहस्पति को खराब करने का काम करते हैं। अब अगर बृहस्पति को उसके मित्रों की मदद मिल रही है लाल किताब के हिसाब से, आगे देखेंगे, बात करेंगे, तो वो बृहस्पति कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे जाएगा। लेकिन अगर वहां पर जो है कि उनको जो है कि अपने मित्रों की मदद नहीं मिल रही है,
यानी कि बृहस्पति कहीं बैठा हुआ है तो खराब भाव में बैठ गया। मान लीजिए कि नवम भाव के अंदर आपका शुक्र बैठा हुआ है, बृहस्पति जाके छठे में बैठ गया, सातवें में बैठ गया या दसवें में बैठ गया, खराब जगह है बृहस्पति के लिए। तो बृहस्पति पे दोहरी मार पड़ गई, यानी कि जहां पर उसकी जड़ है वो तो शुक्र ने काट दी, और जहां वो बैठा हुआ है वो खराब जगह है। और ऊपर से लाल किताब के हिसाब से बुध देखता हो या राहु देखता हो, या राहु और बुध में से कोई उसके साथ बैठा हो, तो उस बंदे का तो सत्यानाश हो जाएगा। अब तिहरी मार पड़ेगी, भाई जड़ भी शुक्र ने काट दी, छठे भाव में आके बैठ गया मैं, वो दिक्कत है, कर्जा और रोग का है। और दूसरा ऊपर से जो है कि मेरे ऊपर दृष्टि मेरे शत्रु की पड़ रही है, वो मेरे को और पीटने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से बृहस्पति जो है कि बहुत ज्यादा वहां पर खराब हो जाएगा। अब दसम भाव के अंदर जो है कि कौन है कारक? शनि कारक है। हम जैसे वैदिक पढ़ते हैं या पराशरी पढ़ते हैं, उसके अंदर तो कई कारक बन जाते हैं हमारे, बुध भी बन जाता है, सूर्य भी बन जाता है। भाई उच्च पद के लिए सूर्य हो गया, पॉलिटिक्स के लिए सूर्य हो गया, या व्यापार के लिए बुध हो गया, नौकरी के लिए शनि हो गया। लेकिन दसवां भाव हमारे कर्मों का है, ओवरऑल कर्मा जो हम करते हैं, और उसका कर्म कारक जो है कि शनि है। इसलिए दसवां घर जो है कि शनि का पक्का घर है। अब यहां पर अगर शनि के शत्रु आते हैं तो वो आपके कर्मों को बिगाड़ने का काम करते हैं। बिगाड़ने का काम ये कि सिर्फ प्रोफेशन के अंदर नहीं, वो आपके आम जिंदगी के अंदर भी आपको गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिससे आपकी जो है कि बेइज्जती हो, आपकी निंदा हो, आपको पीड़ा हो, वो शनि करेगा फिर, अगर वहां पर शनि के शत्रु आ जाते हैं तो। इसी प्रकार से दो ग्रह, ये दो जो हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट, नौवां और दसवां। नौवें भाव के अंदर खराब हो गया तो आप चक्कर लगाते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, कुछ मिल नहीं रहा। दसवां खराब है ग्रह ग्रह, दसवां भाव अगर खराब हो जाता है, वहां शत्रु ग्रह आ जाते हैं, तो आप जो है कि वैसे परेशान। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं काम कौन सा करूं। आप गलत काम करते रहोगे और खराब करते रहोगे अपना पैसा या अपना जो है रिसोर्सिस को। अब 11वां भाव लाभ का है, और अब यहां पर जो है कि फिर बृहस्पति आ गया, यहाँ का कारक बृहस्पति है। तो बृहस्पति के बाद चार घर आ गए, नौ पांच, नौ पांच नौ और 11। ठीक है जी। और 12वें भाव को जो है भी बृहस्पति और राहु का माना गया है। तो बृहस्पति के पांच घर हो गए। तो आपको यह समझ में आया कि बृहस्पति क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बृहस्पति जो है कि आदि कुंडली को लेके चल रहा है, उसने आदि कुंडली पकड़ रखी है, आदि कुंडली संभाल के रखी है, आदि कुंडली को वो अपने हिसाब से चलाता है। अगर तो आपका नाइन्थ हाउस बढ़िया है, जुपिटर बढ़िया है, तो आपके मजे ही मजे हैं। क्योंकि अगर आपका जुपिटर बढ़िया है, जुपिटर की जड़ बढ़िया है, जुपिटर की जड़ बढ़िया, दूसरे भाव के अंदर उसके शत्रु नहीं बैठे, पंचम भाव में शत्रु नहीं बैठे, नवम भाव में शत्रु नहीं बैठे, 11वें भाव में शत्रु नहीं बैठे, 12वें में नहीं बैठे। बहुत कम होता है ये। लेकिन किसी का मान लीजिए थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है कि एक भाव खराब है, किसी का दो भाव खराब है, अगर वो तीन तीन भावों के अंदर अगर शत्रु ग्रह आ गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर वो अभागा हो जाता है, भाग्य फिर दुर्भाग्य साथ देने लग जाता है अगर जुपिटर खराब हो जाए तो। इस तरीके से हम जो है कि पक्के घर आपको देखने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले उसकी जड़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि जड़ जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि उस लाल किताब को समझना क्या है, तो लाल किताब की भाषा को समझने के लिए जो है ना, आपको पक्के घरों का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा याद रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये जो है कि आपको हर जगह काम आएगा। जैसे हमने पहला घर के लिए बात की थी कि पक्का घर कौन है वहां का, वहां का जो पक्का घर है वो सूर्य, पक्का घर किसका है? वो सूर्य का है। अब अगर सूर्य और चंद्रमा ये दोनों जो है कि हमारे रॉयल प्लैनेट बोला, राजा और रानी बोला गया है, और इनकी जब बात आती है तो इनको ग्रहण कौन से ग्रह लगाते हैं? भाई सूर्य को राहु लगाता है तो केतु भी आंशिक ग्रहण लगाता है, और चंद्रमा को ग्रहण लगता है केतु की वजह से। अब मान लीजिए कि जड़ खराब हो गई, किसकी? सूर्य की। कब खराब होगी? जब फर्स्ट हाउस के कारण खराब होगी। अब सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। राहु और केतु पार्टिकुलरली सूर्य को राहु लगाता है। और आपकी कुंडली के अंदर पहले भाव के अंदर आपका राहु आ गया, तो पक्का घर किसका? ये सूर्य का।
तो जड़ किसकी कटेगी? सूर्य की। उसके आते ही, राहु का पहले भाव के अंदर आते ही आपका सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, वो जो है कि खराब हो जाएगा। जिस भी भाव के अंदर हो उसको ग्रहण लग जाएगा, उस भाव को ग्रहण लग जाएगा। मतलब आपका सूर्य मान लीजिए कि दसम भाव के अंदर है, तो जब राहु आपका जो है कि लगन के अंदर आता है और सूर्य आपका दसम भाव का है, तो आपका जो ग्रहण लगेगा वो जो है कि आपके काम धंधे को लगने वाला है। आपके काम धंधे को वो स्टेटल नहीं होने देगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि सूर्य जो है कि आपका पंचम भाव में है और लगन के अंदर राहु है। अब आपको बुद्धि को ग्रहण लगेगा, आपके संतान के भाव को ग्रहण लगेगा, तो संतान मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी होगी, या कुछ समझदार है, वहां पर पूर्ण ग्रहण लग जाएगा अगर पंचम भाव के अंदर सूर्य है। वैसे आपको लगेगा कि पंचम भाव का सूर्य अपनी राशि का है, लेकिन अगर राहु लगन के अंदर आ गया तो उसने उसको ग्रहण लगा दिया। इस तरीके से समझना है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका राहु लगन में आ जाता है और जो है कि सूर्य सप्तम भाव के अंदर, तो वहां पर जो है कि वो आपके वैवाहिक जीवन को जो है कि ग्रहण लगाने वाला है। वहां दिक्कत होनी होनी है। तो ये बहुत ही जो है ना कि लाल किताब के अंदर बहुत ही सिंपली तरीके से जो है कि ये चीजें बता रखी हैं। मतलब ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आप चंद्रमा को लेते हैं, तो चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाएगा? चंद्रमा को ग्रहण लगाएगा आपका केतु। अब चंद्रमा की जड़ कहाँ पर है? चंद्रमा की जड़ आ गई आपके फोर्थ हाउस। ठीक है जी। अब फोर्थ हाउस में कौन बैठ गया? केतु। फोर्थ हाउस के अंदर अगर आपका केतु बैठ जाता है, अब केतु जो है, और मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है छठे भाव के अंदर बैठ जाता है, तो ये जो है कि आपका जो चंद्रमा यहाँ बैठा है, और ये सेम रिजल्ट आपके वर्षफल के अंदर भी आएंगे। सेम रिजल्ट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर ये है, तब तो ये रिजल्ट आने ही आने। कब आने हैं? जब उनका अरसा चालू होगा। उनका एक समय होता है ग्रहों का। जैसे बुध जो 34 साल में ज्यादा रिजल्ट देता है, 34 से 36 साल में आता है। चंद्रमा 22, सूर्य 24, मतलब इस तरीके से 16 साल की उम्र जो है कि जुपिटर की है, 16 से कुछ साल तक, ये सारे जो है कि इनकी उम्र होती है। उस टाइम पे जो है कि ये रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। साथ ही साथ जब वर्षफल बनता है आपका, लाल किताब के अंदर हर साल जो है कि आपका एक वर्षफल बनता है, उसके अंदर ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। आगे उसके बारे में बताऊंगा। उसके अंदर भी अगर ये पोजीशन मिल जाती है आपको, मान लीजिए कि आपका जो है कि केतु फोर्थ हाउस आ जाता है वर्षफल के अंदर, और जो है कि चंद्रमा आपका जो है कि सिक्स्थ हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सा जो है कि कहाँ पर लगा ग्रहण? ग्रहण तो मतलब फोर्थ हाउस के अंदर केतु आया तो उसकी जड़ खत्म हो गई। चंद्रमा, चंद्रमा कौन है? माता जी हैं। और वो जो है कि छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है चंद्रमा। तो इस साल क्या होगा? कोई प्रोडिक्ट कर सकता है? आप में से कोई लाल किताब थोड़ा बहुत जानता हो और वो बता सकता हो? सबसे बोल रहा हूं मैं। नहीं? हेलो? नहीं सर। नहीं। यहाँ पर माता जी को दिक्कत आने वाली है। मतलब मृत्यु या मतलब शरीर का कोई नहीं, कष्ट? जैसे ऑपरेशन हो गया, बीमार हो गए, ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन क्यों? केतु बैठा हुआ है फोर्थ हाउस। बीमार तो पक्का है, क्योंकि बीमारी वाले घर में तो चंद्रमा चला गया। फोर्थ लॉर्ड जो है कि अगर हम राशि के हिसाब से भी इसको लगाए हैं कि आपका मेष लगन की कुंडली और फोर्थ लॉर्ड सिक्स में आया, यानी कि माता जी की तबीयत खराब रहेगी। उसकी दशा अंतरदशा में हम यही बोलते हैं ना। अब यहाँ पर हम जो है कि हम लाल किताब पढ़ रहे हैं, तो लाल किताब में क्या है कि हम जड़ देख रहे हैं, जड़ के अंदर केतु बैठा है, केतु ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, तो उसने जड़ काट दी। जड़ काटी किसकी? चंद्रमा किसका कारक है? माँ का कारक है। ठीक है जी। तो वहां पर उस साल आपको माता जी का बहुत ध्यान रखना है, खासकर स्वास्थ्य का। कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से प्रोडिक्शन होगी, और उसमें सावधानियां जो बताई गई है ना लाल किताब के अंदर, वही उसकी प्रोडिक्शंस हैं मेनली, जो ही बताई गई हैं। ठीक है ना? अब अगर शनि का पक्का घर कौन सा है? दसम भाव। ठीक है जी।
अगर शनि की बात करें तो शनि का पक्का घर हो गया आपका 10वां भाव। ठीक है। और सबसे ज्यादा शनि को खराब कौन कहा ग्रह करता है, कोई बताएगा? अदिति जी। सर शनि का सर सबसे, सूर्य। हाँ क्या सूर्य। सर? जी। सूर्य या चंद्रमा? सूर्य तो फिर भी वहां पर दिग्बल हो जाता है, लेकिन अगर चंद्रमा वहां पर बैठ गया 10वें भाव के अंदर, तो एक तो चंद्रमा ही बहुत खराब हो जाता है वहां बैठ जाए तो। वह तो सूर्य भी अगर काल इसके हिसाब से देखेंगे, अपना लाल किताब के हिसाब से सूर्य भी खराब करेगा। इसलिए लाल किताब में बोला गया ना कि सूर्य जिसके 10वें भाव में वो अपना सर ढक के रखे। एक रेमेडी बताई गई है सूर्य की। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर वहां पर चंद्रमा आया था तो चंद्रमा वहां पर जो है कि शनि को खराब करेगा, शनि की जड़ को खराब करेगा। अभी तक आपने हमेशा यह सुना था कि चंद्रमा जब भी शनि के साथ आता है या शनि की राशि में आता है तो चंद्रमा खराब होता है। लेकिन लाल किताब के अंदर जो है कि इंपॉर्टेंस किस चीज की इंपॉर्टेंट है, जड़ की। क्योंकि हम किसी को भी जो अब ग्रह का हाल डालना होता है तो हमें सबसे पहले जड़ देखनी है। सबसे पहले उसके पक्के घर का हाल देखना है। अब वहां पक्के घर के अंदर ही जो है कि शनि का पक्का घर है और वहां पर जो है कि वो कर्म कारक है हमारा। तो अगर शनि के अंदर खराबी आएगी तो हमारा कर्म खराब हो जाएगा, हमारा जो है प्रोफेशन के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। अब इसी की जो है कि शनि की प्लेसमेंट देखनी है उसके बाद। मान लीजिए कि शनि फिर भी जो है कि अपने अच्छी जगह पे कहीं पर बैठा हुआ है, मान लीजिए उच्च का होके बैठ गया है 7वें भाव के अंदर, तो फिर भी वो संभाल लेगा अपने घर को। यानी खुद को स्ट्रेंथ मिल गई है, शनि के साथ में बुध आ जाए, शनि के साथ में शुक्र आ जाए, जो उसके मित्र हैं, तो शनि को स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो फिर भी थोड़ा बढ़िया कर जाएगा। लेकिन जड़ तो खराब है, या अनस्टेबिलिटी तो रहेगी रहेगी चंद्रमा की। ठीक है ना। इसीलिए जब मैं राशियां पढ़ा रहा था तो मैंने ये पढ़ाया था ना वो कि चंद्रमा जब 10वें भाव के अंदर आएगा तो वो वहां पर अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा, काम धंधे में चेंज होते रहेंगे। और ये सिर्फ लाल किताब नहीं बोलती, आपकी पराशरी भी बोलती है और आपकी बीएनएन भी बोलती है। बीएनएन के अंदर भी जो चंद्रमा को चेंजेस का कारक माना गया है, यहाँ पर वो शनि के घर में आ रहा था 10वें भाव के अंदर, तो वैसे ही तीनों जो आपके जो क्लासिक्स हैं, तीनों में यही बात निकल कर आती है कि अगर आपका सैटर्न के यहाँ पर जो है कि जो 10वें भाव के अंदर अगर मून आ जाता है तो वो आपका जो है कि कैरियर के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा ही करेगा। क्योंकि पहली बात तो वो लगातार काम करना चंद्रमा के बस की नहीं है, और शनि चाहता है वहां पर जो है कि मेहनत की जाए, कानून के हिसाब से की जाए। और चंद्रमा लगातार एकाग्रता के साथ काम नहीं कर सकता है ना। तो ये जो है शनि, और शनि से संबंध भी देखेंगे शनि के साथ कौन बैठा हुआ है। क्योंकि लाल किताब ये कहते हैं कि आपको किसी भी ग्रह के भरपूर रिजल्ट तभी मिलेंगे जब उसकी जड़ सही होगी, दूसरा वो उसकी प्लेसमेंट सही होगी, और तीसरा उसके साथ युति कर रहे ग्रह या दृष्टि कर रहे, उनसे वो संबंध अच्छे हैं, उसके मित्र ग्रह साथ बैठे हैं या शत्रु। अगर तो मित्र ग्रह का साथ मिल रहा है तो वो बढ़िया है, शत्रु ग्रह का साथ मिल रहा है तो परेशान करेगा। और अगर मित्र बैठे हुए हैं साथ में तो जो है कि उसकी हालत के अंदर थोड़ा सुधार आ जाएगा। अब ये, तो इसमें जो है कि आपको उसको उपाय करने पड़ेंगे। अगर कोई ग्रह है उनकी तीनों चीजों को देखने से बढ़िया लग रहा है तो वो ग्रह आपका चार्ट के अंदर सबसे बढ़िया है। अब अगर मान लीजिए आपके कोई आपके पास आता है और वो बोलता है कि मेरा भाई जो है कि कहीं बहुत दिक्कत में है, वो इतना बड़ा हो गया और आज तक उसको सेट सेट नहीं हुआ है कहीं पर भी, या मेरे भाई को फिजिकली या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, उपाय करना तो दूसरी बात है, सबसे पहले आपको देखना क्या है। भाई की बात आई है, मंगल। बताएगा, मैं इतनी देर से बता रहा हूं मैं कि भाई की अगर बात मंगल। आएगी तो हमें क्या देखना है। मंगल। मंगल। नहीं नहीं, मंगल तो देखना है, कौन सा भाव देखना है। थर्ड। थर्ड हाउस। मंगल, मंगल की जड़ कहाँ है, तीसरी और आठवीं। यस। हम्म। सिर्फ तीसरी नहीं, आठवीं को भी आठवें घर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आठवां घर भी उसी की जड़ है। और इसके सबसे बड़े शत्रु कौन है? शनि। नहीं, मंगल, सैटर्न। इसका मंगल का सबसे बड़ा शत्रु है बुध। बुध। ओके। और दूसरा है केतु, लाल किताब के साथ बुध और केतु सबसे बड़े शत्रु हैं। मंगल उसको शत्रु नहीं मानता शनि को, क्योंकि वहां तो जाके वो उच्च का होता है 10वें भाव में। हाँ। शनि मानता है, मंगल नहीं मानता।
तो अगर मंगल की राशि में शनि बैठा हो तो मंगल को कोई परवाह नहीं है, मंगल की जड़ नहीं कट रही वहां। लेकिन अगर बुध केतु अगर बैठ जाएगा तो छोटे भाइयों को जो है कि परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, मंगल की जड़ कट गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके भाइयों के साथ चलनी शुरू हो जाएगी। और कहीं मान लीजिए कि जो है कि केतु वहां पर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और जो है कि मंगल के साथ में बुध आके बैठ गया, तो ये तो जड़ भी गई और प्लैनेट भी गया। और ये पीड़ा, जो मंगल जो पीड़ा देगा, उसके भाई को फिजिकली भी पीड़ा आ सकती है, भाई को फिजिकल फाइनेंशियली लॉस भी हो सकती है, भाई तुम्हारा लॉस करा सकता है, यानी भाई की तरफ से प्रॉब्लम रहेगी। आप उसको चोट लग सकती है, कोई ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे आपको पीड़ा हो, तो भाई की वजह से, या वो आपके साथ काम करने लग जाए और आपको फाइनेंशियली लॉस दे दे। और ये सबसे ज्यादा पीड़ा कब आएगी? सबसे ज्यादा पीड़ा आएगी जब मंगल का अर्सा आएगा। अर्सा मतलब जो मंगल की एज आएगी, जो लाल किताब के अंदर एक सूत्र है, जो 35 साल चक्र। अब मान लीजिए कि व्यापार का कारक कौन है? बुध है। तो बुध की एक खासियत है, अगर आपके चार्ट के अंदर बुध जो है कि बहुत ही बढ़िया बैठा हुआ, अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो यकीन मानिए कि 34 साल का जब आप 34 साल के हो जाओगे ना, तो आपका व्यापार, आपका कैरियर, आपका बिजनेस अचानक से राइज करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड है तो मरकरी अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी एज आ जाती है 33 से 34 के बीच में, उसकी एज चालू हो जाती है और वो उस टाइम पे काम करना शुरू कर देता है। तो आपका व्यापार अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर बुध अच्छा बैठा है। बुध अच्छे का मतलब है उसकी जड़ सही होनी चाहिए, यहाँ का कारक है छठा भाव, ठीक है जी। और सातवां भाव, सातवां भाव भी बिजनेस का कारक है, वहां का कारक भी बुध है। तो जड़ अच्छी होनी चाहिए। और मंगल को जो उम्र मिली है वो क्या मिली है? वो 28 से 34 साल के बीच काम करता है। और मंगल किस चीज का कारक है? वो ब्लड का कारक है, मंगल जो है कि भाई का कारक है, मंगल पार्टनरशिप का कारक है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इन तीनों कारकों को याद रखना। और जो अब ये जो प्लेसमेंट आती है ना जब वर्क फ्लो के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इसकी मदद मिलती है जब कारक हमें पूरे याद होते हैं। तो आप जो है कुंडली देख के कभी भी किसी को भी आप ये बता सकते हैं कि आपकी इस एज में क्या हुआ था, इस एज में क्या हुआ था, या आगे इस एज में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए कि आपका 28 से 34 साल के बीच का समय चल रहा है और आपके कुंडली में मंगल खराब, अगर उसकी जड़ खराब हुई, उसकी प्लेसमेंट खराब हुई, तो आपको मंगल से संबंधित जो है कि आपको जो है कि दिक्कत आने वाली है। समझ में आ रहा है? अब मंगल, एक जगह पे ये भी बोला गया कि मंगल अष्टम में, लाल किताब के अंदर मंगल जो है कि अष्टम का कारक है, लेकिन एक ये जगह है जहां पर जो है कि मंगल जो है अष्टम में खराब बताया गया लाल किताब के अंदर, फोर्थ हाउस और 8वें भाव में। ठीक है क्यों जी। सर? नहीं तो मंगल, तो मंगल बंद हो जाता ना। एक सूत्र है लाल किताब का कि मंगल बंद हो जाता है। मंगल अगर चौथे में हो, मंगल अगर 8वें में हो, सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, शुक्र आपके नवम में बैठ जाए, बुध आपके छठे में बैठ जाए, तो ये सूत्र है। जब आपका मंगल बंद बोला गया है लाल किताब के अंदर, मंगल खराब बोला गया है, जैसे कि हमारे प्राचीन के अंदर बोला गया है कि मंगल मांगलिक दोष, जो कि हमारा जो कि सेकंड हाउस में मंगल हो जाए, फर्स्ट हाउस में हो जाए, फोर्थ में, सेवंथ में, ट्वेल्थ में या एट्थ में, तो वहां से सब जगह से जो है कि वो सेवंथ हाउस को इफेक्ट कर रहा होता है, मांगलिक दोष जिसको बोलते हैं। लेकिन लाल किताब में मंगल बंद बोला है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि मंगल जो है कि मंगल बंद होता है। अदिति जी आपको तो मालूम है ना, हमने तो किया हुआ है मेरे ख्याल से लाल किताब हाँ जी पूरा सर, ही। हाँ जी सर। हाँ, तो बंद होता है, 8वें में खराब बोला गया है। अब हम्म। मान लीजिए कि आपके चार्ट के अंदर वर्ष फल के अंदर मंगल अष्टम में आ जाता है। किस चीज का कारक है बताया मैंने अभी? मंगल भाई का कारक बताया, ठीक है, पार्टनरशिप का कारक बताया, जमीन का कारक है, इन सब जो कारक है। और आपके पास कोई बंदा आता है अपना चार्ट लेके कि सर मेरा तो जो है कि महादशा अंतर्दशा बहुत बढ़िया चल रही है, मान लो उसे लाल किताब की कोई नॉलेज नहीं है, वो वैसे ही आपके पास आ जाता है
और उसकी जो है कि दशा जो है कि जैसे सप्तम भाव की, 11वें भाव की ऐसी चल रही है, तो सप्तम भाव व्यापार का है, साझेदारी का है, 11वां भाव लाभ का है। और 2 7 11 चल रहा है, जिसने केपी पढ़ा हुआ है उसको ये मालूम है 2 7 11 चल रहा है तो व्यापार के अंदर तरक्की होती है, साझेदारी के अंदर भी बढ़िया रहता है। जिसने कृष्णामूर्ति पद्धति पढ़ी है, केपी पढ़ी हुई है, उसको भी मालूम है कि 2 7 11 बढ़िया है। वैदिक के अंदर भी देखेगा तो 2 7 11 बढ़िया है। और मान लो लाल किताब के हिसाब से भी सप्तम भाव और 11वां भाव एक्टिव है, वो ग्रह एक्टिव है लाल किताब के हिसाब से भी। तो वो दशा अंतर दशा के अंदर, तो वो क्या बोलेगा, बोल सर मेरी दशा बहुत बढ़िया है, मेरे को किसी ने बोला कि आप साझेदारी में काम करोगे बहुत बढ़िया चलेगा, तो मैं साझेदारी कर लूँ क्या, पार्टनरशिप में काम कर लूँ। और मंगल उसका अष्टम भाव में आया हुआ है, तो क्या बोलोगे, जड़ नहीं। खराब है, एक तो मंगल ही खराब है, अष्टम में मंगल आ गया वर्षफल के अंदर। तो उसको जो है कि व्यापार के अंदर साझेदारी में काम नहीं करना है, अपने भाई के साथ व्यापार नहीं करना है, और उस समय पे 1 साल तक जमीन नहीं खरीदना है। समझ में आई बात। जी। ये प्रिकॉशंस हैं लाल किताब के, और यही जो प्रिकॉशंस हैं यही जो है कि प्रिडिक्शंस हैं। लोग कहते हैं ना लाल किताब तो जो उपायों की है, जादू टोने की है, अगर आप उसे कालक्रूज कुंडली के साथ मिलाकर जो मतलब कि अगर यूज करेंगे उनको, और उसके जो सिद्धांतों को, उसके जो है कि जो सावधानियां हैं, प्रिकॉशन जो दे रखे हैं, तो आपको मालूम चलेगा। आपको सिर्फ सोचना ये है, अपना दिमाग लगा के बुद्धि लगा, 95% तो बता ही देती है, 5% आपको सिर्फ अपनी बुद्धि लगानी है कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पर प्रोडिक्शन कैसे होगी। तो जैसे ही ये बुद्धि लगाओगे आपको मालूम चल जाएगा। अब मंगल आपका अष्टम भाव में आ गया, कोई आपके पास आ रहा है, उसने बोला सर मैं साझेदारी में काम कर रहा हूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल मत कर भाई। और अगर वो साझेदारी में काम कर चुका है फिर आपके पास आ रहा है कि सर मेरे को बहुत फाइनेंशियली लॉस हो गया, तो आपने देखा वर्षफल का उसका खोला चार्ट, उसमें आपने देखा कि भैया मंगल जो है कि अष्टम भाव में बैठा, तो आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी कि आपके साझेदार ने आपको नुकसान दे दिया, अगर वो व्यापारी है तो। और वो आपका साया कि मेरे को नुकसान हुआ, तो सीधी सी बात है, मंगल साझेदारी या कारक का उसके वजह से नुकसान हुआ है। अगर वो प्रॉपर्टी डीलर तो जमीन में नुकसान हुआ है, तो उसको फाइनेंशियली नुकसान होना ही होना है। मंगल अगर अष्टम के अंदर आ जाएगा, उसको वो जो है कि खराब फल मिलने ही मिलने हैं। क्यों मिलने हैं कि भैया वो जो है कि मंगल खराब प्लेसमेंट में आया हुआ है, और उस समय पे उसका भाई भी उल्टे सीधे काम करेगा, वो घर पे भाई को लेकर भी परेशान रहेगा। तो लाल किताब ये कहती है कोई भी ग्रह आपके चार्ट के अंदर अगर खराब खराब प्लेसमेंट है तो वो ताउम्र आपको पीड़ा देने का काम करेंगे। लेकिन जब उसका अरसा आएगा, यानी उसकी उम्र आएगी, तब आपको ज्यादा पीड़ा देगा। और अगर वर्ष फल के अंदर भी वो खराब पोजीशन पे आ गया, तो फिर सावधान हो जाओ। उस टाइम पे आपको जो है कि सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपकी सावधानियां हटी तो ये समझ लो दुर्घटना घटी। ये प्रैक्टिकल है कि जब आपको साथ आपका मंगल अष्टम में आएगा तो आपके साथ धोखा होने वाला है, आपके साथ चीटिंग होने वाली है, आपके साथ षड्यंत्र। क्योंकि अष्टम भाव जो है चीटिंग का भी है, षड्यंत्र का भी है, पीड़ा का भी है, दुर्भाग्य का है। और यहाँ पर जो कि वर्षफल में जब आपका कोई भी ग्रह आएगा, अगर वीनस वर्षफल में वहां आता है, मान लीजिए वीनस है वर्षफल में वहां आता है, तो वीनस भी खराब बताया गया अष्टम भाव के अंदर। अदिति जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहे हो सर। अष्टम भाव में गलत खराब बताया ना वीनस को भी। अब जी वर्षफल के सर। अंदर वीनस आ गया, मान लीजिए कि आपके परमानेंट चार्ट में वीनस वहां बैठा हुआ है, आप जन्म से लेके आए हुए हो वीनस को अष्टम भाव में, तो आपके रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत रहेगी, आपकी मिसेज बीमार रहेंगी, उसको हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई बीमारी आ जा रही है, ऐसी हालत रहेगी वीनस अगर अष्टम भाव के अंदर, क्योंकि स्त्री श्राप का मामला आ जाता है यहाँ पर। ठीक है जी। तो वहां पर जो है कि आपको दिक्कत होने वाली है। अब मान लीजिए कि वर्षफल में भी जो है कि वीनस वहां आ गया, अब आपके साथ रिश्तों में चीटिंग हो सकती है, रिश्ते में आपको धोखा मिल सकता है। ये आपके अष्टम भाव में परमानेंट वीनस बैठा हुआ है, जन्म से बैठा हुआ, तब भी हो सकता है। जब वीनस का पीरियड आएगा तो वहां पर भी हो सकता है। लेकिन अगर तो आपका जीवन साथी बीमार रहता है, फिर उसके जो चांसेस
कम हो जाता है, क्योंकि उसने एक जगह पे चोट कर दी है वीनस ने। उसने एक कारतत्व को उठाया, अष्टम भाव से, और वो दे दिया। लेकिन आपका जो है कि जीवन साथी बहुत स्वस्थ है, मस्त है, तो ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे उसने आपको धोखा देना है। पार्टनरशिप के अंदर जीवन साथी आपको धोखा देगा, चीटिंग करेगा। ठीक है जी। तो ये वर्चफल बहुत ही जबरदस्त चीज है आपके चार्ट के अंदर। जब भी ये आता है, या जो भी उसके अंदर खराब जगह पे आ जाता है कोई प्लेनेट, तो आपको ये जानने का पूरा वो मौका मिल जाता है कि मेरे साथ किस चीज के साथ धोखा हो सकता है। मान लीजिए कि शनि सप्तम भाव के अंदर आया है। कौन आया? शनि। ठीक है जी। तो शनि क्या करेगा यहाँ पर? शनि तो शुक्र के घर में आया है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, लेकिन शनि जो है कि थोड़ा, वो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसे, कष्ट का कारक है। थोड़ा बहुत वैराग्य टाइप नहीं होता, थोड़ा सा आपके पति या पत्नी के बीच में थोड़ा सा वो जो रोमांटिक जो रिश्ते थे उसके अंदर थोड़ी खटास आ जाना, या मतलब वो रूखापन बोल सकते हो, ड्राइनेस। खटास भी बोल सकते हैं। ड्राइनेस। हाँ, वो बोल सकते हो। अब मान लीजिए कोई बोलता कि सर मेरे को जो है कि घर लेना है, और सप्तम भाव में शनि है। चलो वो चीजों छोड़ो, ये दिक्कत आएगी क्या आएगी, और सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तो वहां पर उच्च का होता है, लाल किताब के हिसाब से भी वहां पर उच्च का हो जाता है। और शनि किस चीज का कारक है? शनि है कंस्ट्रक्शन नौकरी। का कारक है, हाँ। बने बनाए घर का। तो अगर कोई आपके पास आता है और उसका जो है कि मंगल बैठा हुआ है आपके अष्टम भाव में वर्षफल में, और शनि बैठा है जो है कि सप्तम भाव के अंदर, तो आप उसको जो बोलेगा यार कुछ जमीन या कुछ मकान वकान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो आपके पास आता है, तो आपको उसको सलाह देनी है कि भाई खाली प्लॉट ले लियो मत लियो, बना बनाया घर बेशक ले ले। खाली प्लॉट नहीं लेना है, बना बनाया घर लेना है, क्योंकि खाली प्लॉट जो है कि मंगल की चीज है, मंगल अष्टम भाव के अंदर है, वहां आपके साथ दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आएगी। कागज हो सकता है अच्छे ना हो, मतलब खराब हो, या हो सकता है किसी और को बेच रखा हो, कोई उस पर डिस्प्यूट चल रहा हो। और जब शनि अच्छा है तो उसको चलते फिरते जो है ना, मतलब कि बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर शनि अच्छी कंडीशन के अंदर आपके चार्ट के अंदर बैठा हुआ है। मान लो वैसे ही घूमने जा रहे हो और कहीं पर आपने एक प्रॉपर्टी देखी, बोला यार ये तो खरीदने का दिल कर रहा है, तो मालूम चला कि वो आपको मिल जाएगी। आपके लिए रास्ता अपने आप शनि बना देगा कि भाई ये खरीद ले। तो आपके चार्ट के अंदर वर्ष फल के अंदर, एक तो पहले कुंडली के अंदर ही मंगल अच्छा होगा तो आपका जमीनें होंगी। और अगर वर्षफल में मंगल अच्छा था तो उस टाइम जमीन खरीदने के लिए बहुत बढ़िया समय होता है वो, कोई भी प्लाट खरीदने के लिए मंगल बढ़िया होना चाहिए वर्षफल के अंदर। और अगर आपका शनि बढ़िया है तो आपको उस समय पे बना बनाया जो है कि घर लेना है। उस टाइम पे आपने जमीन लेकर मकान नहीं बनाना है। अगर जमीन लोगे तो मंगल को देखो पहले कि मंगल सही है। ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए कि आप घर लेने की सोच रहे हो और केतु जो है कि फोर्थ हाउस में आ गया। फोर्थ हाउस घर का ही है ना। जी सर। तो वहां पर दिक्कत आएगी घर के अंदर, घर खरीदने में या उस चीज में। तो उस टाइम थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखनी है कि कागज वगैरह जो है कि कोई ऐसा चीज ना हो जाए, उसको ध्यान रखना है उसका। हाँ, केतु का मैंने बता ही दिया है कि अगर फोर्थ में आएगा तो माता जी को प्रॉब्लम आएगी। और कौन सा कोई घर रह गया गंदा? और सबसे गंदा टाइम तब आता है जब आपके वर्ष फल के अंदर राहु लगन के अंदर आ जाए, तो वो सूर्य की जड़ खराब करेगा। सूर्य 12वें में चला गया तो किस चीज के अंदर दिक्कत आएगी? बेडरूम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बेडरूम लाइफ के को खराब कर देगा सूर्य 12वें के अंदर। पूरे साल आप ढंग से नींद नहीं ले पाओगे, आपके साथ ऐसे मतलब कि घटनाएं होती रहेंगी। आपको पूरे साल जो कि नींद नहीं आएगी, सूर्य आपका 12वें में चला गया, राहु लगन के अंदर आ गया, सो नहीं पाओगे आप। बेड से जुड़ी जितनी भी चीजें, बेडरूम से जुड़ी जितनी भी चीजें, सब खराब।
अब मान लीजिए राहु लगन में है और सूर्य आपके तीसरे भाव में चला जाता है। अब तीसरा भाव, और आप विदेश जाना चाहते हो, आपके कागज भी पूरे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है बाहर जाने के लिए, पैसे का इंतजाम भी हो गया, सब कुछ हो गया है। लेकिन जब सूर्य तीसरे भाव में और राहु लगन में आ जाता है वर्षफल के अंदर, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका वीजा ही नहीं लगेगा। आप सोचते रह जाओगे पूरे साल की, मेरे तो कागज ही पूरे थे, मेरे को तो स्पॉन्सरशिप भी मिल गई थी, फिर भी मेरा जो है कि वीजा क्यों नहीं लगा, हर बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है। कोई ना कोई कमी जो है कि कागजों में निकाल ही देंगे, या वो वीजा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो है कि ग्रहण लगा हुआ है उस टाइम पे उस साल के लिए सूर्य में, और जो है कि वो सूर्य बैठा है तीसरे घर के अंदर। तो प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हो जाएगी अगर आप लाल किताब को समझते हैं, तो कि उसका बेसिक क्या है। अब जैसे वर्षफल जो है ना, वो मेन, इसका जो है कि जब आपका कोई प्रोडिक्शन करने आता है, उसका मेन टूल जो है वो वर्षफल वर्षफल है। क्योंकि वर्षफल के अंदर हो सकता है कि भाई वो जो है कि अभी दशा ठीक चल रही है, आपका अरसा ठीक चल रहा है, लेकिन वर्षफल के अंदर जो है कि आपके चार्ट खराब हो, चार्ट के अंदर प्लैनेट्स कोई खराब आ गए हैं किसी स्थान पे, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। आपने कोई बता दिया हाँ ये कर लो चार्ट देख के, वर्चुअल देखा नहीं, और उसके अंदर कोई ग्रह जिससे रिलेटेड आप चीज बता रहे हो और वो खराब बैठा हुआ है, तो वो आपकी प्रोडिक्शन गलत जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट के अंदर, कोई भी चार्ट है, ईयरली चार्ट आपने खोला, आपका चार्ट अभी भी किसी भी घर में है मान लीजिए, और आपने 27वें साल का ईयर, रनिंग ईयर जो है कि आपने खोल लिया, ठीक है जी, मान लीजिए कि 27 साल के नीचे 12 नंबर लिखा हुआ है, जैसा वहां पर उसका ना एक वर्ष का एक चार्ट आता है, उसमें 27 साल के अंदर कौन से खाने में कौन सा ग्रह था और वो कहाँ पर आएगा, वो लिखा होता है। और वहां पर जो जिस को आप चेक कर रहे हो, तो वहां पर आपका 12 नंबर आता है, यानी कि 12 नंबर में सूर्य जाएगा, तो उस साल जो है कि वो 12 नंबर पे पहुंच जाएगा सूर्य। तो इसी तरीके से जिस तरीके से पराशर के अंदर दशाएं चलती है ना, वो बताती चलती है कि इस भाव की दशा चल गई तो ये अच्छी रहेगी, चाहे चौथे भाव की दशा चल गई, या 8वें की चल गई, अब 9वें की चल गई। तो पराशरी के अंदर इस तरीके से हम दशा के हिसाब से रिजल्ट देखते हैं कि भी कौन से भाव की दशा चल रही, कौन से की अंतर दशा चल रही। वर्षफल के अंदर हमें ये देखना होता है कि हमारे कौन से साल में कौन सा ग्रह किस जगह पे आएगा। आप अपना कुंडली का पूरा चाहे अगले 10 साल का बना के रख सकते हैं, कि मेरे इस साल ये वाला प्लेनेट खराब होगा, इस साल मेरा ये वाला प्लेनेट खराब होगा, वर्चुअल बनाने के बाद, कि इस साल मेरे को इससे दिक्कत आएगी, इस साल मेरे को इसमें दिक्कत आएगी। वो आप पूरा जो है कि बना के अपना चार्ट जो है कि अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपको जो है कि आने वाले जो टाइम है उसका मालूम चल सके कि कौन सा पीरियड मेरा खराब है, कौन सा पीरियड मेरा सही है। तो आपको बहुत, और आपने वर्चुअल को जहाँ इग्नोर करा, वहां पर फिर आपको दिक्कत आनी पड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो कि किसी का वर्षफल के अंदर शनि आ गया आपका छठे भाव के अंदर, छठा भाव किस चीज का है, रोग का है, छठा भाव जॉब का है, लिटिगेशन का भी है। और लाल किताब बोलती है कि शनि जिस वर्ष में छठे भाव के अंदर आएगा, तो गलती से भी चमड़े की चीजें मत खरीद। चमड़ा क्या है, शनि है। छठा क्या घर कौन सा है, छठा घर है आपका बीमारी का। तो अगर आप चमड़ा खरीदते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पीड़ा होने वाली है। तो छठा जो अपना जो लाल किताब है वो वैदिक की दृष्टिया भी यूज करती हैं। जैसे अगर आपको छठे भाव के अंदर आपका शनि आ गया, तो तीसरी दृष्टि उसकी कहाँ पर जाएगी, 8वें भाव पे जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाएगी, 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे जाएगी। तो शनि जब तो आपके छठे भाव में आता है, तो वो कौन कौन से घरों को एक्टिव करेगा। तीसरा घर भी खराब होता है, अष्टम से अष्टम, और आपके खराब होंगे घर तीसरा, छठा, 8वां, 12वां। इतना तो आप सब जानते हैं कि ये जो आपका 6, 8, 12 का जो कॉम्बिनेशन है, वो लिडिगेशन का कॉम्बिनेशन है। सर एक बार फिर से बताना ये बात। अगर आपके छठे भाव के अंदर शनि आ जाता है लाल किताब के अंदर भी, तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से जो है कि आपके अष्टम भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेगा, और जो है कि
10वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेगा, और छठे में तो वो बैठा ही है, तो वो आपके 3, 6, 8, 12 इन सारे भावों को कनेक्ट कर देगा। और आप सबको मालूम होना चाहिए, लिटिगेशन का जो कंडीशन लगती है, जब आदमी के पे इल्जाम लगते हैं या उनके खिलाफ षड्यंत्र किए जाते हैं, कोर्ट केस वगैरह की नौबत आ जाती है, तो उनके चार्ट के अंदर 6, 8, 12 एक्टिव हो रखा होता है उस टाइम। चाहे वो आप केपी कुंड जो ज्योतिष है उसके हिसाब से लगा लो, चाहे अपने पराशरी ज्योतिष के हिसाब से लगा लो, 6, 8, 12 हाउस जब भी एक्टिव होंगे तो परेशानियां ही लाएंगे। और शनि यहाँ पर अकेला बैठ के सारे घरों को एक्टिव कर रहा है, तो क्या लेके आएगा अगर आपने वहां पर शनि को एक्टिव किया? जो भी ग्रह आपके वर्षफल के अंदर खराब भाव के अंदर जाते हैं, उस साल आपने कभी भी एक्टिव नहीं करना उस हाउस के प्लैनेट को। जैसे मान लीजिए शनि आ गया, तो आपने शनि को एक्टिव नहीं करना, शनि की चीजें नहीं खरीदने। मान लीजिए चमड़े का कोई सामान नहीं खरीदना, जूते नहीं खरीदने चमड़े के, क्योंकि अगर आपने उस साल जूते खरीद लिए तो जूते पड़ेंगे, सीधी सी बात है। खराब पोजीशन पे कोई भी प्लेनेट है उसको आपने एक्टिव नहीं करना है, सीधी सी बात, सिंपल। ठीक है जी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाथी का। हाथी की को लाल किताब में क्या बोला गया है? हाथी को जोड़ा गया है राहु के साथ। और चतुर्थ भाव क्या है? जल है, आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं। आप सबने देखा हो कि हाथी ना सबसे ज्यादा मस्त जो है ना, वो कहाँ पर होता है? जब वो पानी में नहा रहा होता है, सबसे ज्यादा आनंद में होता है हाथी। ठीक है। कब? जब वो नहा रहा होता है, उस वक्त अगर उसे कोई छेड़ दे नहाते हुए हाथी को, या तंग करे, तो ये समझ लो वो बवाल बजा देगा, वो छोड़ेगा नहीं जल्दी से। तो वहां पर, और हाथी हमेशा जल के आसपास ज्यादा खुश रहता है, ये हमेशा देख लेना। अगर उसको छेड़ोगे तो वो ऐसा रौद्र रूप अख्तियार कर लेगा कि फिर छोड़ने वाला नहीं है आपके। आपको जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब अपनी लाइफ से इसको कलेक्ट कैसे करोगे? आपके घर के अंदर राहु की सबसे प्रबल चीज कौन सी है, किसी को मालूम है? मालूम है किसी को राहु किस चीज से कनेक्टेड है हमारे घर के अंदर? सबके घर में है आज के डेट में। सर मोबाइल है, इंटरनेट है। नहीं, ये चीजें आज सबके घर में है। मोबाइल तो हो सकता है बहुत गरीब हो, बेचारा मोबाइल नहीं रख पाता हो, या गांव में रहता हो मोबाइल नहीं हो उसके पास, बहुत गरीब हो। सर टॉयलेट। बाथरूम। यस यस, टॉयलेट। वॉशरूम या वॉशरूम। ठीक है। वो जो है कि वो राहु से कनेक्टेड है। ठीक है। और वर्ष वर्ष फल के अंदर आपके जो है कि 4th हाउस में आ गया राहु। और आप जो है कि बहुत बड़े वास्तुशास्त्र है, आपका दिमाग चलता है वास्तु के अंदर। आपने सोचा यार ये टॉयलेट यहाँ पर थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इस टॉयलेट का तो मैं रिनोवेशन करा लेता हूँ, या थोड़ा ये जो पुराने टाइप का है, इसको थोड़ा मॉडर्न बनवा लेता हूँ। आता है ख्याल लोगों को कि भाई पैसा आ गया, थोड़ा सा इसको बढ़िया बनाओ, कोई आए तो अच्छा लगे, कि इसको तोड़ के मैं जो है कि अच्छे से बनवा लूंगा। और 4th हाउस के अंदर आपका राहु आया हुआ है, और आपने जो है कि उस टॉयलेट को छेड़ दिया या तोड़ दिया, तो ये समझ लो आपने नहाते हुए हाथी को छेड़ दिया। अब राहु आपके घर के अंदर क्या तहस नहस मचाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूं, आजमा के देख लेना। क्योंकि मैं, मेरी सोच और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सोचता हूँ सारी चीजें। चाहे मैं वैदिक पढ़ाऊं, चाहे मैं लाल किताब पढ़ाऊं, या मैं विनन पढ़ाऊं, मैं हर चीज के अंदर कालपुरुष कुंडली को बिल्कुल अपने अंदर समा लेता हूं, उसके बाद बात करता हूँ। और ये आप अपने चार्टों के ऊपर लगा के देखिए, जब कभी भी आपका जो कोई परेशानी आई होगी, तो आप वर्षफल जो है कि डाउनलोड कीजिए कोई सॉफ्टवेयर लाल किताब का, उसमें वर्षफल देखिए, आपको मालूम चल जाएगा क्यों आई परेशानी। जो मैंने बताया वो चीजें हो रही है नहीं हो। और अभी तो बहुत चीजें इसके अंदर बहुत डिटेल में है। तो लोग खामखा बोलते हैं ना कि जादू टोने की किताब, ये तो जादू टोने की किताब है, ये तो सिर्फ उपाय बताती है, इससे प्रिडिक्शन तो होती नहीं है। अगर किसी ने मेरे से अगर पढ़ी होती लाल किताब, तो मेरे ख्याल से जैसे वैदिक की प्रिडिक्शन करता है वैसे करता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मंगल 10वें में आ गया। मंगल 10वें में उच्च का होता है, और मंगल अग्नि तत्व घर है, सबको मालूम है। वहां से दृष्टि कहाँ जाएगी इसकी? लाल किताब की दृष्टि तो होती नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि जो
आपको जो है कि मैं दूसरे हिसाब से, जो अपना जो हिसाब किताब मेरा है उसमें मैं सारी चीजें लेके चलता हूँ। लाल किताब भी है, कालपुरुष कुंडली खास का, तो उसकी जो है कि नीच की दृष्टि जाएगी आपके फोर्थ हाउस पे। ठीक है जी। और जो चंद्रमा किस चीज का कारक है, चंद्रमा है कैश लिक्विडिटी का कारक है। और आपके घर के अंदर चंद्रमा और सूर्य का मेल कब होता है, कब मिलते हैं आपके घर के अंदर चंद्रमा और मंगल, मालूम है किसी को? डेली डेली मिलते हैं चंद्रमा और मंगल आपके घर के अंदर, रोज के रोज। जब आप चूल्हे के ऊपर दूध गर्म कर रहे होते हैं, नीचे आग जल रही होती है, दूध गर्म हो रहा होता है ऊपर। और जिस साल आपके चार्ट के अंदर मंगल दसम भाव के अंदर आएगा, तो आप कितना भी गैस कम कर रखी हो, कितना भी आप ध्यान रख रहे हो, तो आपके घर के अंदर दूध जो है कि बाहर आएगा ही आएगा गर्म होते हुए। और ये इशारा होगा आपको कि आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने वाली है। अजीब लग रहा होगा ना, जी पर सर। सब रिलेट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब होता है, हर चीज कनेक्टेड है। देखो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे कि दूध निकलना अपशकुन है, बोलते थे नहीं बोलते थे? तो अब पता चला होगा ना कि क्यों बोलते थे वो। तो लाल किताब में ना आपको बहुत से ऐसे रीजन पता चले हैं कि आप बोलोगे कि यार ये तो हमारी जो पुराने सोच के बुजुर्ग थे, उन्होंने जो नियम बना रखे थे या जो उनका कल्चर था, वही सब हो रखा है ये, वही सब है। आज हम मॉडर्न हो गए हैं तो पता नहीं हमने कितने जो हमारे प्लेनेट थे वो हमने खराब कर लिए हैं। अब देखो हर जो बड़ी बिल्डिंग बनती है उसके अंदर फॉल्स सीलिंग होती है। अब वो राहु का रूप है। अब किसी का राहु खराब है तो फॉल्स सीलिंग लगाएगा तो वो घर बेकार हो गया ना उसके लिए तो। आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर जो कौन सा धर्म ऐसा है, जिसकी कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जिसका राहु सबसे अच्छा रहता है? कोई बता सकता है? अभी मैं जब बता रहा था पूरे इस लेक्चर के अंदर, मैंने बीच में एक पॉइंट बोला था कि जब सूर्य तो दसम घर में होता है तो बोला जाता है कि टोपी पहने या सर को ढक के रखें। सरदारों का बोला सर। था। हाँ, सरदारों का। जब मैंने ढक के रखे बोला तो दिमाग में आ गई है। तो वो जो कम्युनिटी है उनका राहु सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ना वो, और हमारे बुजुर्ग सिर्फ आज तो खैर आपको नजर आते होंगे कि सरदार जो है कि पगड़ी बांध के रखते हैं, बाकी कोई नहीं बांधता। लेकिन अगर आप अपने 10-20 साल पीछे चले जाए तो आप देखोगे कि कोई किसी भी कास्ट का है, चाहे कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, तो वो अपना सर ढक के रखते थे जो बुजुर्ग थे हमारे। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे सरदारों के अंदर पगड़ी चलती थी, हरियाणा के अंदर वो वैसी पगड़ी बांधा करते थे बुड्ढे। ठीक है ना? और इधर भी पगड़ी थी, अपने राजस्थान के अंदर भी पगड़ी थी, यूपी के अंदर वो टोपी थी जिसको नेहरू टोपी बोलते हैं। हाँ सर। मतलब हर कम्युनिटी के अंदर सर ढकने के लिए कोई महाराष्ट्र ना में भी कोई। सर। महाराष्ट्र के हाँ, अंदर सब भी सर। जगह है। हिमाचल में गोल टोपी है। मतलब हर जगह के कोई ना कोई टोपी है। और जो इज्जत का मतलब कि उसको हम इज्जत का सिंबल माना जाता था। जितना बड़ा आदमी उतनी जबरदस्त तो उसकी पकड़ी होती थी। जैसे प्रधान है तो वो तुर्रा निकाल के और लंबा कर लेता था, और वो कड़क रहती थी उसकी कि वो दिखे। तो वो पगड़ी जो है, और इसीलिए 10वें सूर्य के लिए बोला गया है लाल किताब के अंदर कि भैया वो ढंग से कपड़े पहनो। कम से कम लगना तो चाहिए कि आप प्रधान हो या आप राजा हो। सलीके से कपड़े पहन के रहो, क्योंकि 10वें घर का जो सूर्य होता है ना वो ढंग से पहनता नहीं है। अदिति जी, अभी आपका सूर्य का पार्ट हुआ नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स, उसके अंदर है ये चीज। जी सर। क्योंकि वो जी सर। चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो भी मैंने लाल किताब से ही निकाली हुई है। जी सर। जो मैं पढ़ा वैदिक में रहा हूँ, लेकिन हम्म। निकाल के मैं लाल किताब से लेके गया हुआ हूँ। ओके ठीक है सर। ना? तो क्योंकि क्यों ढकते थे, मेन चीज तो ये है ना कि मैंने ये तो बता दी कि राहु बढ़िया रहता तो क्यों। क्योंकि जो हमारी जो राहु है ना, वो जो हमारे दिमाग के अंदर आने वाले विचार है ना, नेगेटिव थॉट्स, वो है राहु। हम बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड या इंट्यूशन पावर, वो सब राहु के पास है। और वो हमारे दिमाग में आता है। और जो बुध है ना, वो हमारी खोपड़ी है। गोल होता है ना, जो भी चीज गोल है वो जो है कि बुध है।
और बुध क्या है? हमारा दिमाग है। अब राहु आ गया तो हमारा दिमाग गलत चीजों में दौड़ेगा। दौड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि वैसे बोला भी है कि बुध राहु का तो वैसे ही वो चेले और गुरु हैं। तो और जो है कि खराब विचार आएंगे खोपड़े के अंदर। इसलिए उसको ढक के रखा जाता है कि वो जो है कि हमारे जो मरकरी से राहु का मेल ना हो। जितने भी ब्रेन डेड लोग होते हैं या कोमा में चले जाते हैं लोग, तो उनको लाल किताब में ये बोला जाता है राहु को उपाय किए, राहु से उसको ठीक किया जाता है। तो ये मेन जो है, इसके अंदर जो प्रिडिक्शन बहुत आसानी से हो जाती है अगर आप लाल किताब को ढंग से समझे और ढंग से पढ़े तो। किसी ने कुछ पूछना है? आज इतना ही करते हैं, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो मेरे को, मैं ही बोलते बोलते थक गया नहीं हूँ। सर। मेरे को सर लगातार बहुत बोलते अच्छी हुए। क्लास थी। बहुत अच्छी क्लास थी सर आज की। शब्द नहीं है नहीं तो हमारे पास, क्लास तो तो नहीं है देखो, सर। मैं जो चीज ढूंढ के लाता हूँ आदित्य जी, मैं जो है ना बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूँ और दिल से चीजों को सोच के सोचता हूँ कि कौन सी चीज हो सकती है, वही मैं पढ़ाऊँ। अब मैंने नमस्ते आपको सर। बातों बातों में तो कल ही बता दिया था मैडम क्लास, कल या ये सर अपने साथ में यहाँ पे मंजू जी करके हैं ये। काफी मतलब इन्होंने वैदिक किया हुआ है। अच्छा अच्छी अच्छा। इनको शायद नॉलेज भी है, हाँ ये मैं इनको जानती हूँ। तो हम्म। मैंने इनसे तारीफ भी करी थी आपकी। ये अच्छा मेरे अच्छा। सर हैं नमस्ते इनके सर। यहाँ। नमस्ते सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम मंजू जी प्रणाम। आपका कैमरा ऑन कर लो, मंजू जी आप तो। अच्छा, ये एक तो मेरे मिनट। को याद आएगा, ये मेरे को नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ सर, सर को दिखेगा नहीं। सर बुध अगर फर्स्ट हाउस में हो तो इट इज नॉट गुड। नहीं नहीं, खराब है, बिल्कुल खराब है। तो सर क्या हाल है इसका फिर? किसका? आपका है क्या? अभी मेरी बिटिया का है। अच्छा, बिटिया का है। हाँ जी। देखो, एक तो बुध को लगन के अंदर बोला गया है कि उसके ऊपर इल्जाम लगता है, चाहे उसने गलत काम किया हो नहीं किया हो, उसको इल्जाम झेलने पड़ते हैं और यंग एज के अंदर। हम्म। पहली बात तो ये है। एक, वो जो हाँ जी। बीमार हो जाते हैं तो उसको जो है कि डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो बीमार जल्दी हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत हाँ तो वीक है उसकी। वही तो बता रहा हूँ, बीमार जल्दी हो जाएंगी और उनको जो है कि इलाज के लिए टाइम लगेगा। उनकी बीमारी नहीं पकड़ में आएगी या उनको ढंग ढंग से डॉक्टर नहीं मिलेगा। इस तरीके की सर प्रॉब्लम आती है। तो क्या सॉल्यूशन है? ये बताइए। सॉल्यूशन तो आपके साथ बैठे हुए ना, उनसे उपाय पूछ लीजिए बुध के। सर देखो मेरी वहां बात। पर, और सिर्फ उसकी और उसकी मैरिज लाइफ के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी, बुध जिसका लगन में होता है। तो सर इसमें सूर्य का साथ दे बुध को। हाँ तो सूर्य का साथ दे दीजिए ना, सूर्य का अगर साथ दोगे तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बन गया, तो शादी के लिए तो दिक्कत करेगा नहीं। ओके। तो भाई सर सूर्य कैसे बुध और के लिए स्टार्ट? तो बोला जाए ना कि लगन में सूर्य सूर्य बुध को अगर लिया हो। मिल। तो नहीं, सर सूर्य बुध के कैसे लिए बेटी कराऊं सन की? क्या चीज? अभी सन की क्या रेमेडी कराऊं ऐसे में फिर मैं? नहीं तो सन को स्थापित करा दो ना पहले घर के अंदर, पहले जो किस तरीके से आप जो आपको बताया होगा ना गुरु जी ने। वो जैसे वो गोल तांबे का सिक्का 6 वाला, हाँ हाँ। है ना? यही ठीक तो है। बताया ठीक है। मंजू जी। हाँ हाँ जी। नहीं, वही है। यही है, या ईस्ट हम्म। के नहीं, आप अपने घर के अंदर ईस्ट के अंदर कोई जो है कि आप जो है कि सूर्य की चीज स्थापित कर सकते हो तो गुड़ रख सकते हो। गुड़ अच्छा। जो है, गेहूं रख सकते हो कट्टे में भर के। और सर जो तांबे का सूरज बना होता है वो भी ईस्ट हाँ में वो लगा लगा सकते हैं? सकते हो, आपका आप जो है कि ईस्ट वाली दीवार पे हाँ जी। वो लगा सकते हो, क्योंकि जो ठीक। आपका लगन है वो ईस्ट दिशा है। हाँ जी। तो वहां पर आप वो जो तांबे का आता है ना, वो लगा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू क्योंकि जो सर। तांबा है वो भी सूर्य हाँ का जी। ही मेटल है। जी जी जी। तो सर हम इसमें राशि भी मैटर करती है ना वैसे? नहीं बिल्कुल लगन के करती, तो साथ वैदिक, अगर आप वैदिक पढ़ी है आपने तो आपने पढ़ा नहीं है राशि मैटर करती है। वही तो, तभी तो डबल कंफ्यूजन है। ये वृश्चिक नहीं नहीं, राशि है। देखो, कंफ्यूजन कभी मत करो। जैसे मान हाँ। लीजिए कि ठीक है, तुला तुला राशि है और उसके बुध बैठा हुआ 12वें घर में। हाँ जी। तो दो तरीके से रिजल्ट देगा जब उसके भाव की दशा आएगी। अब आपको ये नहीं हम्म। मालूम भाव कोड होते हैं, राशि कोड होते हैं, कि एक बार राशियों की दशाएं भी चलती हैं साथ में, और राहु के अपने हाउस की भी। हाउस का तो हाँ आपने जी। वो तो एक एक वो कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, बीसीपी, भृगु हाँ चक्र जी। पद्धति। हाँ जी। वो तो सुना ही होगा। अब उसके हाँ अंदर जी। देखोगे तो बारह बारहवें साल में 12वां घर एक्टिव होगा। हाँ जी। 24वें साल में फिर एक्टिव होगा। 36 हाँ में जी। फिर एक्टिव होगा।
तो जब जब वो 12वें साल में जब भाव एक्टिव होगा तो वो उच्च के रिजल्ट देगा, नहीं सॉरी, वो खराब रिजल्ट देगा, मैं उल्टा बोल गया। जब वो अच्छा। 12वें घर के रिजल्ट देगा, बुध 12वें में खराब होता तो लाल किताब के हिसाब से वो 12वें के खराब रिजल्ट देगा हर 12 साल बाद। ओ। उसके अलावा जब बुध की महादशा आएगी आपके जो है कि ये अपना पराशरी के हिसाब से, हम्म। तब वो जो है वहां पर उच्च के रिजल्ट देगा। अच्छा। जैसे मैंने इनको अदिति जी को बताया था, किसी का बुध बता रहे थे ना, ये जो पीछे चार्ट था, ये चार्ट भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा आज। आपने कोई चार्ट बताया था ना जिसमें बुध 12वें में है, राहु शायद 9वें में है। एक मिनट वो सर। जी, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। तो यहाँ तो उसमें बस मैंने क्या दिख रहा प्रेडिक्शन है। की थी, यही की थी ना कि अगर इसकी अंतर्दशा आएगी तो मेरे वो मेरे पलट देगा। मेरे फादर के, हाँ मेरे फादर का ही था सर, रुको हाँ, रुको। आपके फादर की। तो मैंने कहा था ना हाँ कि उस हाँ टाइम पे उल्टा बिल्कुल पलट देगा जिंदगी को। तो वो उस टाइम पे बुध की महादशा पराशरी के हिसाब से पढ़ा रहा था मैं आपको। हाँ सर, 12th हाउस में मरकरी है और 9th हाउस में राहु है। और वो हाँ, वो जो मेरे को पापा याद है। की जो भी महादशा चल रही है वो मरकरी की चल रही है। और आने वाले जुलाई में राहु की अंतर्दशा आएगी, तो हाँ, तो आपने वही बोला मैंने था बोला, कि इन दोनों के जब कनेक्ट होंगी दशाएं, तब भाग्य साथ देगा। तो वही चीज है कि वो जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत करो जो भी है मंजू जी आप। हाँ जी। आपको जब कोई भी आप जो भी पढ़ते, जैसे केपी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम दूसरे हिसाब से देखते हैं, बीएनएन पढ़ते हैं तो उसमें किसी दूसरे हिसाब से देखते हैं, रिजल्ट सबके मिलते हैं। ओके। और मेरे को फायदा इसका इसलिए हो जाता है कि मेरे को अब अगर मान लीजिए केपी भी मेरे को आती है, बीएनएन भी आती है, लाल किताब भी आती है, और अपना ये वैदिक भी आती है, तो जब मैं किसी का चार्ट देता हूँ तो मैं सारी तरफ से सोच रहा होता हूँ ना। हाँ जी। अगर मेरे को बुध किसी का नजर आ गया छठे भाव में, तो मैं एकदम से ये नहीं बोलूंगा कि अरे तेरा तो भैया बुध नीच का हो गया, तेरे को तो उसके उपाय करने पड़ेंगे। मैं उसको बताऊंगा कि बुध तेरे को कब कब तंग करेगा। भाई जब पैदा हुआ उसके 12 साल बाद तंग करेगा, उसके बाद 24 साल के बाद तंग करेगा, जब जब भृगु चक्रपति के हिसाब से 12वां साल आपका आएगा, आपको ये दिक्कत देगा। और जब बुध की दशा आएगी तो शुरू में 6 साल आपसे मेहनत कराएगा, महादशा अगर आई उसके बाद आपको फायदा ही फायदा देगा। सर इसकी बुध की महादशा भी चल रही है मेरी बिटिया की। कितने कितने साल हो गए बुध की महादशा को चालू हुए? मेरे ख्याल 3-4 साल हुए हैं। 3-4 साल हो तो 1-2 साल और दिक्कत देगा। अच्छा। जो इन जब बुध की महादशा जब स्टार्ट होती है ना, तो जितने आप मेहनत करोगे हम्म। उतना ही फल आपको अच्छा मिलेगा। जैसे पढ़ाई कर रही होगी अभी बच्ची, ओके। पढ़ाई कर रही है ना, हाँ जी हाँ जी। कौन सी क्लास में है? सर सर उसे पढ़ाई तो नहीं कर रही अभी, वो कोचिंग लेती है, जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं सीटेट वगैरह के, तो तो उसकी कोचिंग जितने, लेती है। अब एक मेरी बात सुन लो, अब अभी बुध की महादशा शुरू हो गई। हाँ जी। अब वो जितना मेहनत 6 साल में करेगी, बुध की महादशा को जिस दिन जी। 6 साल हो जाएंगे, हाँ जी। तब तक बहुत मेहनत करवाने वाला है बुध। और जितनी मेहनत तुम करोगे उसका फल आगे आने वाले जो है कि 11 साल में मिलने वाला है। ओके। इसका मतलब क्या है? जितने आज आप मेहनत कर रहे हो, तो उसको बोलो कि जो डिप्रेशन में नहीं जाना है, मेहनत करनी है। हम्म। वो उसका फल जिस दिन 6 साल पूरे हो जाएगा, कुछ भी कर रहे हो वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है सर। ये बुध तसल्ली का, होगी। ये बुध की खासियत है। देखो, बुध को रिप्रेजेंट करता है बांस का पेड़। अगर आपको नहीं मालूम तो बांस का पेड़ जब हम बोते हैं ना, तो हम्म। पहले 6 साल उसको जितना मर्जी पानी दे दो, जितना मर्जी पानी दे दो, 10 इंच 12 इंच से ऊपर नहीं होता वो। और जैसे ही 6 साल पूरे होते हैं वो 100 फुट का हो जाता है एकदम से। तो ठीक। 6 साल जड़ें मजबूत करनी होती हैं, कुछ भी चीज सीख रहे हो। जब मेरी भी बुद्ध की महादशा चल रही है, पहले 6 साल, अभी मेरे 6 साल में भी 1 साल अभी बाकी है, अभी 5 साल हम्म। हुए हैं। और मैं डेली भी पूरा जो है कि दिन पढ़ता रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी। किस लिए? कि इसके बाद जो 11 साल होंगे तो वो मेरी जिंदगी के सुनहरे साल होंगे। ठीक। समझ रहे हो? जी जी। ये बुध का किसी का भी चार्ट में अगर दशा चल रही हो तो आप बोल सकते हो। और ये इसलिए क्योंकि मैं वैदिक के अंदर में जो राशियां पढ़ाता हूँ ना, उस हाँ जी। राशियों का इफेक्ट है ये। मैं जब वैदिक पढ़ाता हूँ या मैं कोई भी पढ़ाता हूँ, के बीएनएन पढ़ाता हूँ या वैदिक पढ़ाता हूँ, मैं पहले 12 या 13 क्लासेस तो राशियों की लेता हूँ, उसके हिसाब से चलती हैं।
ऐसे जब ओके। लाल किताब पढ़ाऊंगा तो पहला एक दो जो क्लास होंगी वो तो पूरे जो है कि कालपुरुष कुंडली पे होगी, ठीक। कि पूरा कालपुरुष कुंडली समझ में आ जाए बंदे को, जो कि वो कहीं बाद में मेरे को ये ना बोले कि ये प्रिडिक्शन कहाँ से कर दी। कि कालपुरुष की कुंडली दिमाग में रखता, वैदिक के अंदर भी कालपुरुष कुंडली को अगर यूज करोगे तो भी लगेगी। तो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है बिटिया की। उसको बोल ठीक। बेटा 2 साल और मेहनत कर, जो सोचा है वो हो जाएगा। बुद्ध की खासियत है ये। ओके। और और सर नहीं, ये आप उसकी बात, शादी शादी की टेंशन कर रहे थे ना, तो 2 साल, अब मैंने शादी के लिए बोला था आपको, तुमको शादी भी दो हाँ। साल बाद ही सोचनी है। तो हम्म। वो आप मत करो। वो जो ठीक है। सरकारी नौकरी सोच रही है वो हो जाएगी, तो शादी वाले तो अपना पीछे पीछे भागेंगे। ये तो है। ये सीधी है बात, क्लियर है। उनका मतलब, चलो चार्ट का आप क्या देखो, मैं मेरी शक्ल ही नजर नहीं आ रही होगी, बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा होगा, बोर्ड पे लिखता तो ठीक है, बोर्ड की जगह तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। चलो रहने दो, अब कोई बात नहीं। बुध 12वें में है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर लगन में और है, लगन में। अच्छा, आप बुध लगन में है, फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो वैसे ही बढ़िया है। लगन में है। सर कौन चार्ट सा बहुत लगन, अच्छा दिखाई लगन देता कौन सा है। है? वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन है। ओह, ये थोड़ा गड़बड़ है कि वृश्चिक लगन में तो जी जी, मेहनत ज्यादा। हम्म गड्ढा है ना। नहीं, तो ये अष्टमेश होके आया है ना। हाँ जी, अष्टमेश होगा और 11th का भी है, इच्छा पूर्ति भी करेगा। कष्ट हाँ भी तो देगा और इच्छा पूर्ति भी करेगा। इच्छा पूर्ति का तो मैंने बोला ही है आपको, कि इच्छा तो जी जब जी जी। मरकरी की जब भी 10 साल होती है, टाट में कहीं बैठा हो, हाँ जी। उसने 6 साल मेहनत करानी करानी है। रानी है और जी। अब इसकी पीड़ा ये है कि इनका जो 8वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है, तो उसने जो है कि शरीर को पीड़ा देनी है बीमारियों से। हम्म। तो बीमारी का भी है, दुख है, पीड़ा है, वो सब देनी है। ठीक है ना। कोई लंबी और लंबी बीमारी नहीं अचानक से होती, कोई ऐसे काम खांसी बनता, जुकाम। हाँ जी। अचानक से काम बनता जब वो अष्टमेश लगन के अंदर आता है और 11वें भाव का स्वामी होके आता है, कि ओके। अचानक से इच्छा पूर्ति आपके, मतलब कि आपको लगेगा नहीं कि क्या होगा, और हो जाएगा ऐसा। ठीक है सर। अन एक्सेप्टेड होता है ना, जो Unaccepted। कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, हम्म। और वो एकदम से हो गया, वो चीजें आएंगी। और ग्रह कहाँ बैठे हैं बताइए, तो जो आप बता रहा हूँ तो बता ही सर दूंगा। 4th हाउस में मरकरी है, और सॉरी जुपिटर है, रेट्रो है विद केतु। केतु 3 डिग्री का है, जुपिटर 24 डिग्री का है। कोई बात और नहीं। 5th हाउस में ये है, मून है। और फिफ्थ हाउस 6th मून। हाउस। हाँ जी। छठे घर में है ये सैटर्न, वो भी रेट्रो है। वो और छठे घर टेंथ का हाउस रेट्रो, वो सैटर्न जो नीच होता है ना, बना। हाँ जी। रेट्रो ग्रह है, कोई बात नहीं, छठे घर में सैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ओके। और 10th हाउस में मार्स विद राहु है। और बहुत 12th जमीने हाउस देखी। में सन विद वीनस है। लड़की का चार्ट है ये। जी हाँ। जी सर। देखो पहले बीएनएन से चालू करते हैं। जी। ओके। जब अब ठीक है, बीएनएन में क्या बोला गया है? बीएनएन में बोला है कि वीनस आपके जो है कि फीमेल नेटिव है। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें डिग्री और बता दो, वीनस सन इकट्ठा कॉम्बिनेशन तो बन गया, लेकिन वीनस सन चौदह है, सन पंद्रह सन 14, वीनस 15। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल तो फिर वही हो गया, कॉम्बिनेशन ही हो गया, तो बिल्कुल हाँ साथ साथ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन जी हाँ आगे जी। होता तो ज्यादा और ज्यादा बेटर हो जाता, लेकिन एक तो पहली बात, हम वैदिक के हिसाब से चले, बीएन के हिसाब से वीनस सन बन गया। ठीक है। हम्म। सरकारी नौकरी का कारक सन है। और जी। जो है कि, और सैटर्न सामने से देख रहा है, सैटर्न सूर्य कॉम्बिनेशन बीएनएन के अंदर सरकारी नौकरी का कारक है। हम्म। ये कॉम्बिनेशन ही जो सरकारी नौकरी का बनता है, सैटर्न सन। हाँ सेवन जी। सेवन एस्पेक्ट आ रहा है हाँ सूर्य बिल्कुल, सूर्य ग्रह सेवंथ आ शनि रहा है। का। हम्म। तो सेवंथ भी तो लेते ही है ना। हाँ हाँ, जी। लेते हैं सर। ठीक है ना। तो ये हम्म। हो गया। ठीक है। तो ये इसके यहाँ से होगा। अगर हम वैदिक से बात करें, तो वैदिक के अंदर आपका जो है कि शनि और वीनस का, सन वीनस का कॉम्बिनेशन, सन इसका 10th लॉर्ड है, साथ में वीनस के साथ बैठा है नीच भंग राजयोग बना के। जी हाँ। ठीक है ना। तो नीच हाँ भंग जी। करेगा वो, यानी कि जी। जो मतलब कि बहुत परेशानियों के बाद, यानी आपको लगेगा कि आप बहुत डाउन है, और वहां से हाँ एकदम जी। से उठा के ऊपर लेके जाएगा। ठीक। नीच भंग को उसी को बोला जाता है, कि जो नीचता से एकदम से निकल के हायर लेवल पे हाँ पहुंचे। जी। जी ठीक जी। है जी, अब ये हो गया। ठीक है। अब
10th लॉर्ड भी इसको बता रहा है कि भैया अच्छी नौकरी है, अच्छा होगा। सिर्फ जो इसने पढ़ाई की है उसी में कर रही है, किसी और चीज में कर रही है? उसी में करी, इसने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की है, उसी में कर रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको जॉब कहीं और मिल जाएगी, इसको फिर पढ़ना पड़ेगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मून होता है ना, वो ये फिफ्थ हाउस में, ये जो हम पढ़ाई करते हैं वो नहीं, अलग 24 साल के बाद जो पढ़ाई करते हैं वो फल देता है, ऐसे सर ने आपने भी कहा लाल था। किताब की है क्या? हाँ जी। हाँ सर। अच्छा, आपने भी कर रखी है। जी जी जी। ठीक। देखो, लाल किताब में बोला हुआ है मून 5th, मून 8th, मून 10th। ये 3 जगह ऐसी है जहां पर आपकी पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी, जी। है ना? तो ये हम्म आपकी पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। यहाँ वाला तो ज्यादातर फाइनेंस में जाता है, जो 10th हाउस मून है, हम्म। ज्यादातर फाइनेंस में जाता है। ठीक है। बाकी अभी मैंने इतने नोटिस ही नहीं किया, मेरे को ये मालूम है कि हाँ भाई ये जो पढ़ाई है वो काम नहीं आती है, जो काम करते हुए जो पढ़ता है ना बंदा, वो उसके काम आती है। हाँ जी। जब नौकरी लगने के बाद पड़ेगा, तो हो सकता है इसको किसी और जगह में ये भर्ती रहे और किसी और जगह में जॉब लग जाए, और वहां पर ठीक। फिर इसको स्टडी करनी पड़ जाए थोड़ी उस काम के हिसाब से। ठीक है। ऐसा होगा। क्योंकि जो है वो तो है, वैसे भी यहाँ पर तो मून 12th हाउस में आया ही हुआ है हाँ जी हाँ जी। इनका। जब तो अकेले बैठ के पढ़ना पसंद करती हैं। हाँ, इसको किसकी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। हाँ मैं अपने नहीं ना, आप कर बिल्कुल लूंगी। अकेले शांत वातावरण में। हाँ, कहेगी मैं अपने आप कर लूंगी, मैं तो कुछ कहूंगी ना, मैं करा दूं ना, मैं अपने आप कर लूंगी। अदिति जी, मैंने क्यों बोला ये? फिफ्थ सर वो आपको हाउस बताऊं? में। आइसोलेटेड। नहीं, किस लिए हो आठवें रहा घर है? के कारण, आठवें घर के नहीं, 12वें घर के कारण होता है वो। हाँ, ये 12 नंबर इसमें आया हुआ है। 12 सन। नंबर के अंदर। आइसोलेशन में लेके जाता है ना वो। हाँ। ठीक है। अकेलापन चाहिए ऐसे इंसान को। हाँ। तो वही है ना कि कालपुरुष कुंडली को भूल जाता हूँ ना। अभी मैंने कालपुरुष कुंडली से देखा कि 12 नंबर है, तो कालपुरुष कुंडली में 12वें घर में जाएगा। हम्म। तो और पढ़ाई वाले घर में है। अभी मैं जो जी। आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ, जो राशि, हाउस, प्लेनेट, अभी तो यही चल रहा है ना हमारा। अभी तो जी मैं सर। वैदिक पे आए ही नहीं है असल में। अभी तो यही चल रहा है। इसके जी बाद सर। वो जो पेंडिंग कर्मा वाला करा रहा हूँ, लाल किताब से करा रहा हूँ। तो अभी तो मैं वैदिक तो हमने छुई ही नहीं है मेनली। हाँ सर। लेकिन ये वैदिक में काम आता है। अभी वैदिक के हिसाब से ही बताया ना मैंने। हाँ 12 जी। नंबर मून, पढ़ाई वाले घर में। तो पढ़ाई अकेले में बिल्कुल शांत जगह पे जाके पढ़ेगी। कोई आएगा जाएगा तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा वहाँ, हम्म। कंफर्टेबल फील। उसी को देख के बोला है मैंने कि पढ़ाई करते हो तो अकेला रहना पसंद करती होगी। तो सर इसके अंदर जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक नंबर लगन की कुंडली है तो 12 नंबर 12 में लिखा हुआ है और वहाँ मून भी लिखा हुआ है, तो ऐसे इंसान को फिर बिस्तर के ऊपर बैठ के पढ़ना पसंद है बस। तो टेबल कुर्सी पे बैठेगा तो उसको पढ़ाई की मजा नहीं बात नहीं आएगा। हो रही। ये तो 5th हाउस में देखोगे ना कि आप 5th हाउस में कौन सी राशि है। ओके ओके। सॉरी सर। क्योंकि ये तो पहले मैंने तो आपको हमेशा बताया कि पहले आप जो है कि हाउस देखोगे कि लड़ाई का मैदान कहाँ पर है। जी। कौरव और पांडव लड़े थे, आज भी कुरुक्षेत्र का नाम लिया था, लड़ाई तो वहां हुई थी ना। लड़ाई किसी ने भी की है, तो कुरुक्षेत्र सबसे पहले आता है। महाभारत की लड़ाई का कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर प्लेनेट कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। राशि कहाँ पर है? पंचम भाव में। सबसे पहले भाव को उठाओ। भाव सबसे मेन है, तभी तो लाल किताब पढ़ते हैं लोग। लाल किताब में सिर्फ भाव ही तो ले रखे हैं कालपुरुष कुंडली के, उसी से प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले भाव को लो। पंचम भाव आ गए तो पढ़ाई आ गई, प्रेम संबंध आ गए, बुद्धि आ गई। अब वो बच्ची पढ़ रही है तो हमने पहले तो ये तो देखेंगे ना कि बंदे ने सवाल क्या पूछा है, क्या क्या बात आ रही है। तो अब यहाँ पर उन्होंने पूछा, पढ़ाई की बात चल रही थी, पढ़ाई की बात चल रही थी, तो मैंने मून को देखा 5th हाउस। तो मैंने बोला कि पढ़ाई जो है कि अकेले में होगी। क्योंकि क्यों बोला? क्योंकि 12 नंबर पर लिखा हुआ है, तो सर 12 नंबर का जो। चंद्रमा थोड़ा और भटकाता भी तो है, दिमाग को स्टेबल नहीं रहने देता, नहीं, और वो भी मीन वो तो राशि में। नहीं नहीं, ऐसा मीन में हो या कहीं पर भी हो, अनस्टेबल या भरोसे का साइन है वो। अनस्टेबल तो उसमें होता है नहीं, मतलब मून अच्छा। तो हर जगह अनस्टेबल है। मून को तो कंट्रोल करना हाँ। वैसे ही मुश्किल होता है। हम्म ठीक है हम्म ना? अब मून अगर मान लीजिए मून अनस्टेबल कर रहा है, तो कैसे पढ़ाई करोगे? बता सकते हो? उसको स्थिर कैसे करोगे? चलते फिरते पढ़ो। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस। ये बस दिमाग में यही चीजें रखनी होती हैं। मून ट्रेवल का हाँ। कारक है।
हाँ। अब उसका दिमाग नहीं चल रहा, मान लीजिए कि वो बोलती है कि मैं स्टक हो गई हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं मतलब याद नहीं कर पा रही हूँ, तो बिटिया को बोलना है हम्म। कि जो चीज समझ में नहीं आ रही थोड़ा चलते फिरते पढ़ो, इधर उधर हो जाओ। ओके। जैसे बुक हाथ में ले ली, थोड़ा इधर उधर घूमने लग जाओगे, दिमाग चल जाएगा। ये तरीका ठीक। है। और ये जी लाल हाँ, किताब का उपाय नहीं है, ये वैदिक का उपाय है। ये वैदिक का है। यस। राशियों का है, मेनली ये राशियों का उपाय है जो मैं राशियां पढ़ाता हूँ। कौन सी यस। राशि है उसको पकड़ के चलो, कौन से घर में है, क्या चीज करने में दिक्कत आ रही है, वो बता देगी। मून जाए। हाँ फिर, हाँ उसके गुणधर्म ले लो बस। जैसे 10th हाउस के अंदर अगर आती तो उसको काम ऐसा करना जिसमें चेंज होते रहे या उसमें ट्रैवलिंग हो, नहीं तो अनस्टेबिलिटी आएगी। अगर वो जी। ट्रैवलिंग करता है, वो अपने घर से 35 किलोमीटर जाता है, 35 किलोमीटर आता है काम करके, तो वो मून जो है 10th हाउस का जो है उसको अनस्टेबिलिटी नहीं देगा। यस। और मेरे सामने तो ये उदाहरण है कि मेरी बिटिया जो है यहाँ से जाती है, जमरूदपुर जाती है, द्वारका से, इधर नजरगढ़ से, उसका 10th हाउस मून है, कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। उसने कई बार बोला कि मैं तो जहाँ पर काम करती हूँ वहां पर फ्लैट ले लेती हूँ। मैंने बोला वहां रहेगी तो काम छूट जाएगा वहां से, ठीक। क्योंकि वो जो उसने चेंज कराना ही कराना है फिर मून ने। तो मैंने कहा इससे बढ़िया है, रोज ट्रैवल कर, रोज ट्रैवल करके आ, कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में थक जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी स्टेबल रहेगी। समझ में आ गया, ये उपाय है। राइट 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 सर। जी। इसकी वजह से उसको रोज तंगी होती है, रोज मेरे को सुनाती है वो, लेकिन उसको भी एस्ट्रोलॉजी आती है, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है वो। ये कुछ अलग रिजल्ट है मून। जैसे अब ये मैंने लाल किताब में बताया, मून 8th हाउस जो आपने पढ़ाई की होगी वो काम नहीं आती हाँ सर। आपके जीवन के अंदर, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता बाद में। हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ सर, पढ़ाई जो हुआ है उसी फील्ड में हूँ सर, लेकिन पढ़ाई काम में नहीं आ रहा है। जो अभी मैं सीख रहा हूँ वो सब कुछ काम में आ रहा है, मतलब हाँ, तो जो जॉब। आप सीखोगे वही काम में आएगा। हाँ करेक्ट सर। तो यही मैंने बोला है कि जो मून आपके 5th में है, 8th में है, 10th में है, जो पढ़ोगे वो काम नहीं आएगा, क्योंकि लाल किताब के अंदर पढ़ाई का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा लिक्विड कैसा कारक है, चंद्रमा पढ़ाई का कारक है। यहाँ बुध बृहस्पति नहीं है, यहाँ पर चंद्रमा है पढ़ाई का कारक। समझ रहे हो? हाँ सर। बुद्धि के लगा सकते हो, संतान, संतान का कारक बृहस्पति है, पढ़ाई के कारक चंद्रमा है। अच्छा। ठीक है ना? चंद्रमा बढ़िया जगह प्लेसमेंट हो, चौथा घर बढ़िया हो, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो लाल किताब का अलग हिसाब है, तो वही चीज है कि दो तीन चीज आती है, जैसे बीएनएन अलग है तो